बहुत अच्छा। अब तुम मर सकते हो। मैं आपका सिर पवित्र अग्नि मनोर को सौंप दूंगा और इसे इनाम के लिए बदल दूंगा। ये आपको अपने मूल्य का अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति देगा। उसके बोलने के बाद हरे रंग का कल्टीवेटर दीवार से नीचे कूद गया और हवा में 2 बार काट दिया। एक तेज हथेली की हवा एक तेज कृपाण की तरह अर्जुन देव पर उड़ गई। अर्जुन देव ने फिर से चंद्र छाया कृपाण को आकर्षित किया। बैंगनी बिजली टिमटिमा रही थी जब उसने हथेली की हवा को आधा काट दिया। विशाल वेल पाम। हरे रंग में कल्टीवेटर चिल्लाया और आसपास एक फीकी धुंध दिखाई दी। गली की जमीन नर्म पानी में बदल गई, लगातार लहरती रही। अर्जुन देव अपना संतुलन खो बैठे और पानी के साथ साथ हिलने लगे। पानी की कितनी शक्तिशाली अवस्था है। ये व्यक्ति कोई साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना आश्वस्त है। हरे वस्त्र पहने अतिथि के पीछे क्विंटेसेंस से बनी एक विशाल वेल दिखाई दी। उसने अपनी हथेली के प्रहार से उसे बाहर निकाला। विशाल वेल ने अपने जबड़े खोल दिए, जिससे तेज दांत दिखाई दे रहे थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। फिर इसने अर्जुन देव पर हमला किया। हरे वस्त्र पहने मेहमान को इस हथेली के प्रहार पर बहुत भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि इस हथेली के प्रहार से वो अर्जुन देव को जल्दी से मार पाएंगे। हरे वस्त्र पहने अतिथि ने पहले ही इस हथेली के प्रहार का 100% पूर्णता तक अभ्यास कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने पानी की स्थिति की खेती की। इन दोनों के एक दूसरे के पूरक होने के साथ इस कदम की ताकत अपनी ताकत का 12वां हिस्सा प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। ये न केवल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि मजबूत रहस्यमयी घटना प्रतिद्वंदी की मूवमेंट तकनीक को भी तोड़ देगी, जिससे उन्हें चकमा देने से रोका जा सकेगा। हरे वस्त्र पहने अतिथि से भी अधिक मजबूत कई किसान इस प्रहार के तहत मर गए थे। यहां तक कि अगर एक अवर ग्रेड मार्शल किंग इसे रोक सकता है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसने तुरंत अपना वजन 50,000 किलोग्राम बढ़ा लिया। फिर उसने बिना किसी उतार चढ़ाव के खुद को मजबूती से जमीन पर गाड़ दिया। जब अर्जुन देव ने विशाल वेल को अपनी ओर उड़ते हुए देखा तो उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने गड़गड़ाहट की स्थिति को उसकी सीमा तक प्रसारित किया और आकाश में गड़गड़ाहट हुई। वो कोई स्वर्ग को हिलाता है। अर्जुन देव ने चिल्लाया और लूनर शैडो कृपाण से काट डाला। दिव्य वुकुई कृपाण तकनीकों में से वुकुई शेक्स द हेवेंस आमने सामने टकराने पर सबसे मजबूत चाल थी। इसमें कोई तकनीक नहीं थी, इसने गड़गड़ाहट की विशाल स्थिति को एक मजबूत शक्ति में बदल दिया। राज्य जितना मजबूत होगा और सार जितना सघन होगा, इस कदम की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। चूंकि दूसरा पक्ष आमने सामने भिड़ना चाहता था तो अर्जुन देव उसे ये मौका देते। आइए देखते हैं कौन मजबूत था। बैंग। क्विंटेसेंस से बनी विशाल वेल दिव्य वुकुई पेड़ से टकराई। एक मजबूत बल तुरंत फूट पड़ा। गड़गड़ाहट और पानी की गर्जना हुई और गली की दीवारें तुरंत ढह गईं। एसेंस से बनी विशाल वेल बिखरने से पहले एक पल के लिए चली। हालांकि अर्जुन देव के वुकुई पेड़ की रोशनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो गायब नहीं हुई। वुकुई का पेड़ पा ध्वनि के साथ जमीन पर उतरा। लहरदारी जमीन भी शांत हो गई। दूसरे पक्ष की पानी की स्थिति टूट गई थी। हरे वस्त्र पहने किसान पीले पड़ गए। वो रुकने से पहले कुछ कदम पीछे हटे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन देव ने उसकी हथेली का प्रहार तोड़ दिया। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने अपने शरीर में बढ़ते सार को दबाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम्हारे पास कुछ ताकत है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उस दैत्य कोर को मजबूत कर सकते हो, हालांकि तुम्हें मरना है। वेल का जंगली नृत्य। पानी की लहरें तुरंत जमीन पर दिखाई दीं। वे भ्रम नहीं थे, बल्कि पानी की वास्तविक लहरें थीं। जब उन्होंने अपनी पैंट को पानी से भीगा हुआ देखा तो अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसने जमीन से धक्का दिया, बाहर उड़ना चाहता था। हालांकि उसने पाया कि पानी में अदृश्य हाथों की एक जोड़ी उसके पैरों को पकड़ रही है। एसेंस से बनी 100 से अधिक वेल नीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर के पीछे दिखाई दीं। जैसे ही उनकी आभा विलीन हो गई और आकाश में उड़ गई, वे फुसफुसाने लगे। वेल का ये अराजक नृत्य एक अवर ग्रेड स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक के बराबर है। मैं इसे हर 3 महीने में केवल एक बार उपयोग कर सकता हूं। जब तक आप आधे कदम वाले मार्शल सम्राट नहीं हैं, आप बाहर निकलने के बारे में भूल सकते हैं। मरो। हरे वस्त्र पहने किसान पागलों से हंसा। सार से बनी 100 से अधिक वेल अर्जुन देव की ओर उड़ान भरते हुए आकाश को ढक लिया। अर्जुन देव के माथे पर लाल रंग का सिंहासन का निशान तुरंत दिखाई दिया। उसकी आभा भी बदल गई। नरसंहार की स्थिति बिजली के साथ विलीन होने लगी।
ल्यूनर शैडो कृपाण पर बैंगनी और लाल बत्तियां लगातार टिमटिमाती रहीं। का कृपाण थोड़ी देर के लिए पानी के ऊपर मंडराती रही। कृपाण की रोशनी की एक चमक थी और अर्जुन देव के पैरों के चारों ओर निराकार हाथ तुरंत आधे में कट गए थे। नरसंहार की स्थिति। हरे वस्त्र पहने किसान चौंक गया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने के लिए एसेंस वेल को जल्दी से नियंत्रित किया। सैकड़ों वेल अचानक बीच में तेज हो गईं। अर्जुन देव ने दोनों हाथों से अपनी कृपाण को पकड़ लिया और ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय कर दिया। फिर वो जल्दी से विशाल वेल के माध्यम से चला गया। कृपाण की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी, जिसमें नरसंहार की स्थिति की हत्या क्यों थी। हर कृपाण हड़ताल के साथ एसेंस वेल को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया था। भूम भूम भूम, संकरी जगह में लगातार धमाके गूंज रहे थे। पानी की निडर ऊर्जा चारों दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। उन्होंने हवा में बाद की छवियां पीछे छोड़ दी। ब्लड फ्लेम शूज की मदद से उनकी स्पीड मैक 3.5 तक पहुंच गई। अर्जुन देव उस क्षण चकमा देने में सक्षम थे जब एसेंस वेल में विस्फोट हुआ। ये समुद्र पर भड़क रहे तूफान की तरह था। जैसे ही अर्जुन देव चारों ओर घूमे, विशाल लहरें आकाश में उड़ गईं। हालांकि वो लहरों की चपेट में नहीं आया, इसके बजाय उसने अपनी कृपाण से काटा। असीम विद्युत प्रकाश और बिजली की रोशनी में छिपी नरसंहार की स्थिति विशाल तरंगों को दबा रही थी। लानत है, अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक ही समय में 2 राज्यों को समझा। इसके अलावा उसकी गति इतनी तेज है। जब हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने अर्जुन देव को विशाल वेल को काटते देखा तो उसने उसकी भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन जब उसने दूसरी दिशा में देखा तो वह दृढ़ रहा। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी की थी। वह जानता था कि ये आदमी 15 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से बच सकता है। उसे एक प्रतिभाशाली कृषक होना चाहिए जो अपने साधना क्षेत्र से ऊपर उठ सके। इसलिए जब हरे वस्त्र पहने किसान ने अपना मन बना लिया तो उसने अपने साथियों को सूचित करने के लिए एक संदेशवाहक पक्षी का उपयोग किया। जब तक वह थोड़ी देर तक पकड़ सकता था, जब उसके साथी आएंगे तो वह इस आदमी को पकड़ सकेगा। एक पीक उच्च रैंक रक्त दानव का डेमन कोर जोखिम के लायक था, चाहे वह बेचा गया हो या उसकी चेतना के समुद्र को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वह शहरों के बराबर होता। यह सोचकर हरे वस्त्र पहने किसान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे दृढ़ हो गई। जब अर्जुन देव ने अंतिम एसेंस वेल को मारा तो उनकी आकृति चमक उठी। अर्जुन देव के कान से हथेली की हवा निकली। उसने महसूस किया कि दूसरे पक्ष को बेहद मुश्किल कोण से हमला किया जा रहा है। बिना मुड़े अर्जुन देव ने आर्कलाइट चॉप सैंड भेजा। एक बैंगनी और लाल कृपाण की रोशनी एक अजीब चाप में घूमती है, जिससे एक अर्धवृत्त बनता है जो अर्जुन देव के शरीर को घेर लेता है। बैंग! जब हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर की हथेली की हवा आर्कलाइट चॉप से टकराई तो उसमें विस्फोट हो गया। एक शॉकवेव ने हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर को वापस उड़ा दिया। अर्जुन देव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से पलट गए। उसने पीले हरे वस्त्र वाले किसान की ओर देखा और शांति से कहा, अब भी आपने अभी भी भागने की कोशिश नहीं की है। आपके पास अभी भी साथी हैं, है ना? हरे वस्त्र पहने किसान चौंक गया। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फिर से आरोप लगाया। दूसरे पक्ष के हाव भाव से अर्जुन देव को पहले से ही पता था कि वो क्या जवाब चाहते हैं। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप खुद को अधिक आंकते हैं। यदि तुमने पानी की स्थिति को उसकी सीमा तक नहीं समझा है तो तुम मुझसे लड़ने के योग्य नहीं होगे। जैसे ही अर्जुन देव ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, गड़गड़ाहट हुई। उसकी आभा फली फूली क्योंकि उसने बचाव के रूप में अपराध का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाया। नरसंहार की असीम स्थिति के साथ संयुक्त निडर ऊर्जा ने हरे वस्त्र वाले कृषक की आभा को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फूसी! एक अवसर पाकर अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई और दूसरे पक्ष की हथेली की हवा के सबसे कमजोर हिस्से को तोड़ दिया, जिससे उसकी छाती पर एक घाव रह गया। काटना! इस हड़ताल के सफल होने के साथ अर्जुन देव ने हरे वस्त्र वाले किसान को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने 8 कृपाण तकनीकों की सबसे सीधी चाल का इस्तेमाल किया और तिरछे हैक किया। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने अपनी हथेलियों को एक साथ पकड़ लिया और अर्जुन देव की कृपाण को पकड़ लिया। अर्जुन देव ने खुद को ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुमने मेरी कृपाण को दबाने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करने की हिम्मत की। गड़गड़ाहट, विस्फोट।
नरसंहार की स्थिति से भरी बिजली की रोशनी तुरंत फट गई, जिससे हरे वस्त्र वाले किसान की हथेलियों पर मौजूद सार आसानी से टूट गया। जैसे ही बिजली की रोशनी चमकी, हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर की हथेलियां तुरंत सूज गईं। अर्जुन देव की कृपाण हैक डाउन होती रही। एक कृपाण की रोशनी चमकी और दूसरे पक्ष की आंतरिक बनियान पर उतरी। जी लाल रंग की बिजली की रोशनी कृपाण पर चटकी और टिमटिमा गई, जिससे एक लंबी बिजली की रोशनी बन गई। नरसंहार की स्थिति की सहायता से ये आसानी से दूसरे पक्ष के अवर ग्रेड आंतरिक बनियान को तोड़ दिया। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर की त्वचा फट गई, जिससे उसकी छाती पर 1 मीटर गहरा घाव रह गया। खून और मांस साफ दिखाई दे रहा था। बिजली की रोशनी घाव के चारों ओर उछल गई, जिससे हरे वस्त्र वाले किसान का चेहरा दर्द से हिलने लगा। अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि हरे वस्त्र पहने किसान भाग पाता, उसने अपनी कृपाण उसकी गर्दन पर रख दी। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो हिलना मत, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या है? क्या है? हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर की छाती में हड्डी गहरा घाव था, लगातार खून टपक रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक दर्द में से एक थी, लेकिन वो निराश नहीं लग रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस मुझे मार डालो। मैं लंबे समय से इस प्राचीन उजाड़ भूमि पर आया हूं। अगर मैं दूसरों की लाशों पर कदम रखकर ऊपर नहीं चढ़ता हूं तो मैं दूसरों की कृपाण के नीचे मर जाऊंगा, उनकी सीढ़ी बनकर मर जाऊंगा। हरे वस्त्र वाले किसान का संकल्प काफी ऊंचा था। हालांकि अर्जुन देव को अभी भी वो जवाब मिलने का भरोसा था जो वो चाहते थे। जैसे ही कृपाण दूसरे पक्ष की गर्दन पर दबाई गई, अर्जुन देव थोड़ा आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प है? यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो मैं आपके लिए कुछ समय खरीद सकता हूं। कौन जानता है, जब आपके साथी आएंगे तब भी आपके पास जीने का मौका हो सकता है। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर की गर्दन पर खरोंच आ गई थी। जैसे ही मृत्यु निकट आई, हरे वस्त्र वाले किसान के सहज भय ने अंततः उसे समर्पण कर दिया। अर्जुन देव के अंतिम शब्दों ने उनकी आशा को जगा दिया। अगर उसके साथी जल्दी आ जाएं तो वे उसकी जान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। दूर पूछो। बहुत अच्छा। प्राचीन उजाड़ टावर के साथ क्या हो रहा है, मुझे विस्तार से बताओ, अर्जुन देव ने शांत दृष्टि से कहा। जब हरे वस्त्र वाले किसान ने यह सुना तो वो राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा था कि ये कुछ अविश्वसनीय रहस्य है। ये पता चला कि ये बस इतना ही था। इस स्थिति में उसे आगे बढ़ते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उजाड़ शहर में एक पत्थर का टावर था जो अज्ञात समय से अस्तित्व में था। ये कहा जाता था कि ये प्राचीन युग से अस्तित्व में था। टावर में कई रहस्य थे, मजबूत मार्शल तकनीक, रहस्यमय गुप्त खजाने, गहन खेती तकनीक और यहां तक कि पवित्र हथियार भी थे जो बाहरी अंतरिक्ष से आए थे। सभी प्रकार की चीजें जो काश्तकारों ने सपना देखा था वहां प्राप्त की जा सकती थीं। टावर में खेती करने से किसी की खेती की गति भी बढ़ सकती है। टावर में 9 मंजिलें थीं। जितना ऊपर जाएगा उतना ही अधिक लाभ होगा। इसके अलावा सबसे अजीब बात यह थी कि इस पत्थर की मीनार ने केवल 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। एक बार जब किसी की हड्डी की उम्र सीमा से अधिक हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास खेती का क्षेत्र क्या था। भले ही वो सम्राट वू हो, कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये प्रतिभाओं के लिए तैयार की गई आकस्मिक मुठभेड़ों की भूमि की तरह था। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने जारी रखा। बेशक, यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो कई कठिनाइयां हैं। प्राचीन उजाड़ टावर हर 2 साल में एक बार खुलता है। सबसे पहले आपको कुछ बाहरी परीक्षण पास करने होंगे, फिर आपको सीमित संख्या में स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी और अंत में आपको प्राचीन उजाड़ टावर की परीक्षा ही उत्तीर्ण करनी होगी। हू ची। जैसे ही अर्जुन देव पूछने ही वाले थे कि टेस्ट के लिए क्वालिफाई कैसे करें, तभी अचानक एक सुनहरा डार्ट उनके माथे की ओर उड़ा आया। गोल्डन डार्ट बहुत चमकदार था। ये एक सुनहरे सूर्य की तरह था। इससे अर्जुन देव की आंखों में चोट लग गई। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो मैक 4 तक पहुंच गई। इसके अलावा इसमें एक अत्यंत अत्याचारी ऊर्जा थी। इसकी आभा चौंकाने वाली थी। ये एक डार्ट की तरह नहीं, बल्कि एक तलवार की तरह थी जो 9 स्वर्गों को हिला सकती थी। ये अविश्वसनीय रूप से घना था। हर जगह ये जहां गुजरा, ये हवा में ऐसे घुस गया जैसे कि ये कागज का एक पतला टुकड़ा हो, अपने पीछे एक लंबी पतली दरार छोड़ रहा था। अर्जुन देव को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम शूज पर ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम ईगल प्रकाश से टिमटिमा रहा था।
उसकी गति तुरंत मैक 4 तक पहुंच गई, जैसे कि वो किनारे की ओर चकमा मार रहा था। सीयू। डार्ट के पीछे एक आकृति बारीकी से पीछा कर रही थी। फिर उसने गोल्डन डार्ट को वापस खींच लिया। फिर उसने कल्टीवेटर को हरे रंग में पकड़ा और बिजली की गति से पीछे हट गया। जैसे ही अर्जुन देव पीछा करने वाले थे, शहर से आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क की कुछ आभास आई और तेजी से उनकी दिशा में बढ़ गए। उन्हें शहर का प्रशासक होना चाहिए। उन्होंने यहां की लड़ाई को भांप लिया होगा और इसे देखने आए होंगे। कोई और परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। अर्जुन देव जल्दी से दूसरी दिशा में चले गए। सुमित, तुमने उसे मारने में मेरी मदद क्यों नहीं की? हरे रंग के कल्टीवेटर ने बचाए जाने के बाद उसके बगल में किसान से सवाल किया। सुमित नाम का किसान हाथ में गोल्डन डार्ट के साथ खेलता था। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, चलो पहले वापस चलते हैं। मैं दिन में केवल एक बार अपने गोल्डन फ्लैश का उपयोग कर सकता हूं। इसके अलावा सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के लोग यहां हैं। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या आपको यकीन है कि ये वही है? हरे रंग के कल्टीवेटर ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है। मैंने उसे उस चोटी के उच्च रैंक के ब्लड डीमन के डीमन कोर को बाहर निकालते हुए देखा। जब सुमित ने सुना कि यह एक चोटी का उच्च श्रेणी का ब्लड डेमन कोर है, तो उसकी आंखों में एक लालची नजर चमक उठी। उन्होंने कहा, यह अच्छा है, पहले उस पर नजर रखें। उसके शहर छोड़ने के बाद हम अपना कदम उठाएंगे। आप इस अवसर का लाभ उठाकर स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे 1 महीने का समय दें। जब पानी की स्थिति के बारे में मेरी समझ अपने चरम पर पहुंच जाएगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बव्वा को मार दूंगा। हरे रंग के किसान ने बेरहमी से कहा। हेवनली स्प्रिंग सिटी में वापस अर्जुन देव ने काश्तकारों के लिए एक आंगन ढूंढने के लिए कुछ अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। शयन कक्षों के अलावा इस तरह के आंगनों में विशेष खेती के कमरे, मार्शल तकनीकों को अभ्यास करने के लिए द्वंद्व युद्ध के मैदान और अपनी ताकत को कम करने के लिए सभी प्रकार के उपकरण भी थे। अगर कोई कुछ पैसा खर्च करता है तो उसे एक प्रशिक्षण साथी भी मिल सकता है। खेती के कमरे के अंदर अर्जुन देव ने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट को बाहर निकाला। उसकी ताकत पहले ही 1,50,000 किलोग्राम बल तक पहुंच चुकी थी। यूनिवर्स रिंग में विविध वस्तुओं से निपटने के बाद इस हेवन रैंक बॉडी टेम्परिंग तकनीक का अभ्यास करने का समय आ गया था। अर्जुन देव को पहले से ही हरे रंग में कल्टीवेटर से प्राचीन उजाड़ टावर का एक मोटा विचार मिल गया था। बिना किसी संदेह के यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रतिभाओं को जाना चाहिए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वहां कैसे पहुंचा जाए, लेकिन सबसे बुनियादी आवश्यकता शायद उनकी अपनी ताकत थी। यदि किसी के पास शक्ति नहीं होती, भले ही वह प्रवेश करने का मार्ग जानता हो, तो भी वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता। जहां तक क्लियर स्प्रिंग इन का सवाल है, जिसका जिक्र प्रशांत ने अगले महीने की 17 तारीख को किया था, यह संभवतः इसी से संबंधित था। अर्जुन देव ने भी वहां जाकर देखने की सोची। हालांकि इससे पहले अपनी ताकत बढ़ाना निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कम से कम अर्जुन देव को प्रशांत को हराने का भरोसा नहीं था। अर्जुन देव के लिए बहुत ही कम समय में मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के पद पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव की नींव आम लोगों की तुलना में बहुत बड़ी थी। यदि ये अन्य अवरग्रेड मार्शल राजा होते तो उनका सार एक स्पष्ट तालाब की तरह होता और एक नियमित प्रतिभा का सार एक बहती नदी की तरह होता। हालांकि अर्जुन देव का सार एक विशाल महासागर की तरह होगा। नियमित शिखर प्रतिभाओं के अलावा बहुत कम लोग अर्जुन देव से आगे निकल सकते हैं। बस उनकी स्वर्ग रैंक वाली खेती तकनीक, फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग तकनीक कई लोगों को धूल में छोड़ सकती है। इसके अलावा अर्जुन देव ने जड़ी बूटियों के बगीचे में सभी प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों का सेवन किया था। परिणाम स्वरूप उसका सार एक नियमित कृषक की तुलना में बहुत बड़ा था। इससे अर्जुन देव के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो गया। ये समतल जमीन से बनी एक ऊंची इमारत की तरह था। अर्जुन देव की नींव एक नियमित व्यक्ति की नींव से कई गुना ज्यादा थी। यहां तक कि अगर अर्जुन देव 5वीं मंजिल तक पहुंचना चाहते थे तो वो दूसरों की तुलना में अधिक समय बिताते थे। हालांकि जब तक वो ऊंचाई तक पहुंचता तब तक अंदर की जगह एक नियमित व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज्यादा होती थी। इस प्रकार कुछ समय के लिए अर्जुन देव ने अपने भौतिक शरीर को तड़का लगाने पर केंद्रित करने का इरादा किया, जो फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती पर केंद्रित था। फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट में कुल 12 परतें थीं। पहली 3 परतें नींव थी। उन्होंने मुख्य रूप से हड्डियों, मांस और मेरिडियन को मजबूत किया। चौथी परत से शुरू होकर फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट कल्टीवेटर की वाइटल क्यू को बढ़ाएगी। हर 3 परतें एक बड़ी बाधा थी। हर परत के बाद किसी की वाइटल क्यू छलांग और सीमा से बढ़ जाएगी। अर्जुन देव ने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट के सीक्रेट मैनुअल को बंद किया और प्रार्थना चटाई पर पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन देव ने अपने शरीर में वाइटल क्यू का संचार करना शुरू किया। उन्होंने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की मेथड का पालन किया और अवर ग्रेड हेवन रैंक वाली बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती शुरू की। वाइटल क्यू सार से अलग थी। आम आदमी के शब्दों में ये वो ताकत थी जिसे एक कल्टीवेटर प्रसारित कर सकता था जब वे अपने सार का उपयोग नहीं कर रहे थे। वास्तव में जब तक कोई एक साधारण व्यक्ति था तब तक उसके पास कुछ ताकत होगी,
लेकिन केवल वे किसान जिन्होंने बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती की है, वे ही कुशलता से अपनी वाइटल क्यू को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। वे अपनी वाइटल क्यू को सार की तरह प्रसारित कर सकेंगे, जिससे शरीर को तड़का लगाने का प्रभाव प्राप्त होगा। वे अपनी वाइटल क्यू को रिलीज करने में भी सक्षम होंगे। वे पहाड़ों को तोड़ सकते हैं, चट्टानों को तोड़ सकते हैं और उड़ सकते हैं। बेशक ऐसा करने से पहले उन्हें तुलनात्मक रूप से गहरे क्षेत्र में खेती करनी होगी। 3 दिन बाद अर्जुन देव ने फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की पहली परत को तोड़ दिया। उसके शरीर की सभी हड्डियां लगातार चटकने लगी और भी कठोर और अटूट बन गई। उसी समय अर्जुन देव की हड्डियों में एक अक्षरती क्षत्रिय के परिवर्तन हुए। उसकी हड्डियां अंदर से बाहर तक कांपने लगी। यह एहसास बेहद पीड़ादायक था। यह ऐसा था जैसे किसी ने उसकी हड्डियों में स्टील की सुई चुभो दी हो। उसके शरीर की सभी हड्डियों को हजारों स्टील की सुइयों से छेद दिया गया था। अर्जुन देव ने अपने दांत भींचकर सहन किया और उसने इस हड्डी तोड़ने वाले दर्द से अपने दिमाग को ढहने से रोकने की पूरी कोशिश की। दर्द धीरे धीरे कम होने से पहले 1 घंटे तक रहा। अंत में उसके अस्थि मज्जा के माध्यम से एक गर्म धारा तेजी से प्रवाहित हुई। पहले का दर्द जा चुका था, जिससे उसे बहुत आराम मिल रहा था। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि अर्जुन देव का नाजुक शरीर और भी मजबूत हो गया था। उसके चेहरे पर रेखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे चाकू से उकेरी गई हों। वे बहुत शार्प, बहुत विशिष्ट और बहुत खूबसूरत थे। इसे सहन करने के बाद अर्जुन देव ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की दूसरी परत को तोड़ना शुरू किया। पहली परत हड्डियों को तड़का लगाना थी, दूसरी परत रक्त को तड़का लगाना थी। रक्त का अर्थ मांस और त्वचा से है, केवल रक्त से नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव दिन रात कड़वित्ता से साधना करते थे। उपवास की गोली की सहायता से उन्होंने खाने के लिए समय भी बचाया। पलक झपकते ही 10 दिन और बीत गए। आखिरकार अर्जुन देव फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की दूसरी परत को तोड़ने जा रहे थे। ये हड्डियों को तड़का लगाने से अलग था। मांस और रक्त के तड़के से ज्यादा दर्द नहीं हुआ, ये सिर्फ एक असहनीय खुजली थी। उसकी हड्डियों की त्वचा और मांस कांपने लगा, जिससे वह बेचैन हो गया। वह चाहता था कि वह तुरंत टूटना बंद कर सके। अर्जुन देव के हाव भाव बहुत विरोधाभासी थे। वह मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में अनगिनत कैटरपिलर घूम रहे हों। अर्जुन देव ने अपने मन की रक्षा की और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, उस असहनीय खुजली को भूलने के लिए। ये स्थिति 2 घंटे तक चली और फिर रुक गई। अर्जुन देव लगभग इसे और सहन नहीं कर पाए थे। उसकी टूटी हुई हड्डियों के दर्द की तुलना में यह एहसास और भी असहनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महाद्वीप के इतने सारे किसान बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। बस इस तरह की यातना एक नियमित किसान को पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन देव की दूसरी परत में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद उनके मांस में एक पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन आया। हालांकि सतह पर कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं था। हालांकि अर्जुन देव की बाहों और अंगों की मांसपेशियां सूजने लगीं। उनका मूल रूप से नाजुक फिगर अब बहुत अधिक मांसल लग रहा था। अगला ऊपर तीसरी परत थी। तीसरी परत ने मेरिडियन को तड़का लगाया। ये नींव की सबसे महत्वपूर्ण परत भी थी। मेरिडियन एक कृषक की नींव थे। यदि मेरिडियन अपंग हो जाते तो कृषक अपंग हो जाता। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि कोई कृषक वास्तव में अपने मेरिडियन को टेम्पर कर सकता है तो इसके कई फायदे होंगे। जब मेरिडियन सख्त हो जाते हैं तो कल्टीवेटर अधिक एसेंस का उपयोग करने में सक्षम होता था और मेरिडियन के फटने के बारे में चिंता नहीं करता था। विभिन्न मार्शल तकनीकों की ताकत तुरंत एक स्तर तक बढ़ जाएगी। ये स्पष्ट लाभ था। जहां तक अदृश्य लाभों की बात है तो और भी अधिक थे। तीसरे स्तर तक पहुंचना कुछ ऐसा नहीं था जिसे तैयारी की अवधि के बाद एक बार में किया जा सकता था। इसके बजाय अर्जुन देव को अपनी मेरिडियन का लगातार विस्तार करने और हर समय सावधानी से तैयारी करने की आवश्यकता थी। वो बहुत अधीर या बहुत डरपोक नहीं हो सकता था। यदि वो बहुत अधीर होता तो वो अपने मेरिडियन को घायल कर देता। ये उसकी खेती को पंगु बनाने के बराबर होगा। यदि वो बहुत कम उपयोग करता है तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अर्जुन देव को दिन के हर पल पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, जिससे बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती थी। वो अपने मेरिडियन का विस्तार करने और तड़का लगाने के लिए एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सका। आधे महीने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर थके हुए भाव थे। उसकी आंखें धसी हुई थीं और वो बिल्कुल भी उत्साही नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों की गहराइयों में एक अथाह आनंद था। आधे महीने तक दृढ़ रहने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ लाभ मिले। अर्जुन देव आखिरकार फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की तीसरी परत तक पहुंच गए थे। 20 दिनों से अधिक समय बिताने के बाद उन्होंने पूरी तरह से फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की नींव रख दी थी। जो कुछ बचा था वो अपनी नींव को मजबूत करना और किसी भी समय चौथी परत तक पहुंचने की तैयारी करना था।
हालांकि अर्जुन देव और रुद्र भाटी, जो 1 महीने में चौथी परत की खेती करने और 5वीं परत तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, के बीच का अंतर काफी बड़ा था, फिर भी अर्जुन देव बहुत संतुष्ट थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लोइंग लाइट मैरीगोल्ड की मदद से अर्जुन देव की समझने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है, अन्यथा वो तीसरी परत तक खेती करने के लिए केवल 20 दिनों का उपयोग नहीं करता। अर्जुन देव बड़ी मुश्किल से खड़े हो गए। वो बाहर जाना चाहता था और अपनी मानसिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए एक सांस लेना चाहता था। कौन जानता था, जैसे ही वो एक कदम उठाएगा, उसका शरीर हिल जाएगा और वो गिर जाएगा। अर्जुन देव अपनी पलकें खुली रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसे नींद आ गई और वो वास्तव में जमीन पर सो गया। आधे महीने की तीव्र मानसिक ऊर्जा की थकान अर्जुन देव की कल्पना से कहीं अधिक थी। अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा के साथ भी वो अधिक समय तक नहीं टिक सका। वास्तव में ऐसे साधना क्षेत्र में केवल अर्जुन देव ही इस तरह की ऊर्जा को दिन रात खर्च करने का साहस करेंगे। एक ही पीढ़ी में कोई और ऐसा नहीं कर पाएगा। ये नींद 2 दिन और 2 रात तक चली, इससे पहले कि अर्जुन देव जाग गए। उन्होंने अपनी फकी हुई मानसिक ऊर्जा के अधिकांश को पुनः प्राप्त कर लिया था। गुरगल गुरगल, अर्जुन देव का पेट भूख से गुर्राने लगा। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर मुस्कुराया। उपवास की गोली का प्रभाव कुछ दिनों के लिए पहले ही कम हो गया है। मुझे अपनी भूख कम करने के लिए नहाना पड़ता है और बड़ा खाना खाना पड़ता है। अर्जुन देव उठे और खेती के कमरे से बाहर निकल गए। जब वो आंगन में पहुंचे तो उन्होंने आंगन के सामने घंटी बजाई। जल्द ही एक सुंदर नौकरानी चली गई। ये किसानों की खेती के लिए एक छोटा सा आंगन था। ये एक बहुत शक्तिशाली शक्ति द्वारा प्रदान किया गया था। इसमें हर प्रकार की सेवाएं उपलब्ध थीं, स्वाभाविक रूप से भोजन और गर्म पानी था। बेशक ये सब इस आधार पर था कि कोई स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने को तैयार था। यदि कोई बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार था तो वे थर्मिंट क्रिबाण पवेलियन की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक आंगन भी प्रदान कर सकते थे। दासी ने अर्जुन देव की ओर देखा और पूछा, युवा नायक, क्या आपके पास कोई निर्देश है? अर्जुन देव ने धीरे से कहा, थोड़ा गर्म पानी और भोजन की एक मेज तैयार करो। ये ठीक है, मुझे एक स्पारिंग पार्टनर को बुलाने में भी मदद करो। दासी को सब कुछ याद था। अर्जुन देव के समाप्त होने के बाद उसने कहा, आपको किस रैंक की बॉक्सिंग पार्टनर बनने की आवश्यकता है? फीस रैंक के अनुसार अलग अलग होती है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग। दासी थोड़ी चौंक गई। पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग? ये युवा स्पष्ट रूप से केवल एक अवर ग्रेड मार्शल किंग है। वो अपने से 2 रैंक ऊपर एक बॉक्सिंग पार्टनर खोजना चाहता है। क्या वो खुद को कम आंक रहा है? ये देखकर दासी नहीं हिल रही थी तो अर्जुन देव मदद नहीं कर सका और भौहें चढ़ा ली। उसने कहा, क्या हुआ? क्या उन सबको बुला लिया गया है? उस स्थिति में आप एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को ला सकते हैं। नहीं नहीं, कोई है, लेकिन हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। 15 मिनट के लिए फीस 10,000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। नौकरानी ने अपनी बुद्धि ठीक होने के बाद जल्दी से कहा, 15 मिनट के लिए 10,000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स? एक अत्यंत उच्च श्रेणी के मार्शल किंग के लिए यह विशेष रूप से महंगा नहीं था। अर्जुन देव ने 5,000 अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वाले लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला। उन्होंने कहा, जब तक कोई आता है ये अच्छा है, मुझे थोड़ा और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। नौकरानी ने स्पिरिट स्टोन्स को गिना और उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। फिर वो तैयारी करने चली गई। गर्म पानी पहले आया। जैसे ही अर्जुन देव आराम से बाथटब में भीग गए, उन्होंने पूरी तरह से आराम किया। पानी में भीगने के बाद आधे महीने तक खेती करने से होने वाली थकान पूरी तरह से दूर हो गई। उसका पूरा अस्तित्व तरोताज़ा महसूस हुआ और वो 100 गुना अधिक उत्साही महसूस कर रहा था। अपने कपड़े बदलने के बाद अर्जुन देव कुछ देर तक हिचकिचा रहे थे जब वो क्लियर विंड रोब पहनने के लिए तैयार थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके कपड़े गंदे थे। इस तरह के सीक्रेट ट्रेजर में स्वचालित सफाई क्षमता थी। ये निश्चित रूप से इसे धोने से ज्यादा साफ था। यहां तक कि साधारण छेद भी स्वतः ठीक हो सकते थे। 10 साल तक पहनने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। मुख्य बात यह थी कि उसके कपड़ों का रंग बहुत विशिष्ट था। बहते हुए पवन मंडप के वापस जाने पर एक हरे रंग के कल्टीवेटर ने उसकी पोशाक के कारण उसका पीछा किया था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने अपने कपड़ों का रंग बदलकर नीला करने के लिए शेप शिफ्टिंग स्पेल में एक छोटी तकनीक का उपयोग किया। जहां तक अपने रूप को बदलने की बात है, अर्जुन देव ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। भले ही उसे ये पसंद नहीं था, लेकिन ये इस हद तक नहीं था। ये सिर्फ एक पवित्र अग्नि महाविहार था। बाहर जाने के बाद हॉल में मेज पहले से ही व्यंजनों और शराब से भरी हुई थी। लंबे समय तक भोजन न करने के बाद अर्जुन देव की भूख बहुत बढ़ गई थी और उन्होंने बादलों को दूर करने वाले पहाड़ की तरह भोजन को निगल लिया। खाना पूरी तरह से पच जाने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे आंगन में चले गए।
किसी समय विस्मयादिकारक आभा वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले से ही वहां खड़ा था। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की आभा को महसूस किया। अपनी साधना के बल पर वह वास्तव में एक शिखर उच्च श्रेणी मार्शल शिष्य था। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसकी स्थिति महापूर्णता तक पहुंच गई है या नहीं। उसने कहा, मैं ललन यादव हूं, क्या हम शुरू कर सकते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदासीन रूप से कहा। उसने अर्जुन देव को सिर से पैर तक देखा और उस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक सामान्य अवर ग्रेड मार्शल किंग पर ज्यादा ध्यान देने योग्य बात नहीं थी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं कर सकता हूं। ललन यादव ने एक घंटे का ग्लास निकाला और उसे पत्थर की मेज पर उल्टा रख दिया। रेत धीरे धीरे गिरने लगी। उसके होंठ फड़क कर रह गए जब उसने कहा, मेरा समय सीमित है। आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं जल्दी से करें। मैं केवल अपनी मुट्ठी और पैरों के साथ अच्छा हूं, मैं हथियारों के बारे में भूल सकता हूं। एक ऐसा कृषक जो अपनी मुट्ठी और पैरों के साथ अच्छा था, वो अर्जुन देव चाहता था। बस मुझे अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारो। ललन यादव हक्का बक्का रह गया। उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। क्या ये बच्चा मजाकिया बनने की कोशिश कर रहा है? यदि मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? ऐसा नहीं था कि ललन यादव को पहले कभी इस तरह का अनुरोध नहीं मिला था। हालांकि अगर वो एक अवर ग्रेड मार्शल किंग को मुक्का मारना चाहता था तो वो मौत की मांग करेगा। ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है। जब अर्जुन देव ने देखा कि ललन यादव ने कोई चाल नहीं चली तो उन्होंने आगे कहा। अर्जुन देव का भौतिक शरीर मूल रूप से ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन्स से बना था। अब जब वो एक स्वर्ग रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन तकनीक के पुनर्जन्म से गुजर चुका था तो उसकी रक्षा और कठोरता काफी बढ़ गई थी। अर्जुन देव को तत्काल ये जानने की जरूरत थी कि उनका डिफेंस कितना मजबूत है। इस तरह वो युद्ध में इससे अधिक आसानी से निपटने में सक्षम होगा। अर्जुन देव को पता था कि उन्हें किन हमलों से बचना है और किन हमलों से बचने की जरूरत नहीं है। वो पलटवार करने के लिए स्थिति का लाभ उठा सकता था, युद्ध में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकता था। ललन यादव ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। वो एक रुख में आ गया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। चूंकि अर्जुन देव ने अनुरोध किया था, इसलिए अर्जुन देव उन्हें अपनी इच्छानुसार करने देते थे। हालांकि उसने अभी भी अपनी ताकत का 40 से 50% वापस रखा। अगर उसने वास्तव में अर्जुन देव को मार डाला तो खुद को समझाना मुश्किल होगा। वो बस इतना चाहता था कि अर्जुन देव को थोड़ा कष्ट हुआ और वो इतना अहंकारी ना हो। हु ची! ललन यादव चिल्लाए और उनकी दबी हुई आभा फूट पड़ी। तेज हवा चली। जब उनकी आभा बढ़ी तो गिरे हुए पत्ते और जमीन पर धूल तुरंत उड़ गए। ललन यादव ने आगे बढ़कर अर्जुन देव की छाती पर मुक्का मारा। बैंग! जैसा कि अपेक्षित था, अर्जुन देव को पीछे नहीं गिराया गया। इसके बजाय ये ललन यादव ही थे जिन्हें लगा कि उन्होंने स्टील के ढेर को मुक्का मार दिया है। ये बेहद दर्दनाक था। जब ललन यादव ने शांत और अविचलित अर्जुन देव को देखा तो उनका चेहरा सदमे से भर गया। ये कैसे हो सकता है? हालांकि मैंने इस हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये अवर ग्रेड मार्शल किंग को निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ललन यादव को अर्जुन देव के सार का कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन देव ने इस पंच को रोकने के लिए अपने भौतिक शरीर पर भरोसा किया था। अर्जुन देव ने थोड़ा भौं चढ़ाते हुए कहा, आपने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया? ललन यादव 3 कदम पीछे हटे और गंभीर भाव से बोले, उस मामले में जैसा आप चाहते हैं, मुझे बहुत भारी होने के लिए दोष मत दो। ललन यादव ने अपनी आभा को चरम पर पहुंचाया और चिल्लाया। वो हवा में उछला और मुक्का मारा। मजबूत सार ने उसका हाथ डाला। हवा में एक लंबा निशान दिखाई दे रहा था जिससे एक भेदी ध्वनि उच्छाल निकल रहा था। इसकी आभा बहुत ही भयावह थी। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और इस पंच को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। बूम! जब मुट्ठी की हवा ने अर्जुन देव के शरीर पर प्रहार किया तो उसने एक गड़गड़ाहट का विस्फोट किया। अर्जुन देव का शरीर कांप उठा, लेकिन अंत में उन्होंने अपने पैर नहीं हिलाए। अर्जुन देव की छाती में उमड़ता सार फट पड़ा। शॉकवेव के दर्द के नीचे अर्जुन देव के कपड़े और बाल लगातार फड़फड़ाते रहे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। उन्होंने पाया कि उनके आंतरिक अंग थोड़े हिल गए हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। अर्जुन देव की हड्डियों और मांस ने सार से बहुत से बल को रोक दिया। वो इस पंच को रोकने में कामयाब रहा था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा, इस बार मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना जारी रखूंगा। अब आप अपनी मार्शल टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। आइए पहले येलो रैंक वाली मार्शल टेक्निक से शुरुआत करें। मार्शल टेक्निक की रैंक धीरे धीरे बढ़ती गई। ललन यादव के कुछ सुन्न भाव से पहले अर्जुन देव ने इसे एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक में उठाया। उसके बाद उन्होंने इसमें अपनी स्थिति का संचार किया। कुछ और बार इसका परीक्षण करने के बाद अर्जुन देव को थकान महसूस हुई और उन्होंने उन्हें रुकने के लिए कहा। इसका परीक्षण करने के बाद अर्जुन देव को अपनी निचली रेखा की सटीक समझ आ गई। अपने राज्य का उपयोग नहीं करके वो आसानी से एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक के हमले को रोक सकता था। अपने राज्य का उपयोग करने के बाद यदि वो इसे सीधे ब्लॉक करना जारी रखता है तो ये काफी आसान हो जाएगा।
अधिक से अधिक वो 3 बार के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। मुझसे एक और मुक्का प्राप्त करो और तुम जा सकते हो। अपनी पूरी ताकत से बचाव करना याद रखना, लापरवाह मत बनना। ललन यादव ने सिर हिलाया और बाहें पास लाईं। वो अब पहले की तरह लापरवाह नहीं था। दूसरे पक्ष ने उसे बहुत ज्यादा झटका दिया था। अगर वो लापरवाह हो गया तो उसे काफी चोटें लग सकती थीं। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी हड्डियां चटक गईं। उसने अपने शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यूई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक बैंगनी क्यूई भंवर तेजी से घूमता है और सार उसके चौड़े मेरिडियन के माध्यम से और उसकी हथेली में बहता है। उसके मेरिडियन को चौड़ा करने के बाद एसेंस की मात्रा, जिसे वो तत्काल स्थानांतरित कर सकता था, पहले से 20% अधिक थी। इससे अर्जुन देव को सुखद आश्चर्य हुआ। शिव, बिना किसी रुकावट के अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। जैसे ही उसकी वाइटल क्यूई और एसेंस मिल गया, उसने मुक्का मारा। अर्जुन देव जानना चाहते थे कि वो कम से कम समय में अपनी मौजूदा ताकत के साथ कितना मजबूत हो सकता है। बूम! एक जबरदस्त बल उमड़ा। ललन यादव को लगा कि उसकी बाहें कांप रही हैं और एक विशाल शक्ति ने उसे हवा में गिरा दिया। सो ललन यादव ने कई दर्जन मीटर पीछे उड़ान भरी। लैंड करने के बाद वो कुछ और कदम पीछे हटने के बाद ही खुद को स्थिर कर पाया। ललन यादव के हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुके थे। उसकी हड्डियां आधी हो चुकी थीं। उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम आधे महीने की आवश्यकता होगी। ललन यादव के हाव भाव कुछ भयभीत थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये 3,50,000 किलोग्राम बल है। इस साथी के पास ऊर्जा जमा करने का समय भी नहीं था। अप्रत्याशित रूप से वो एक बार में 3,50,000 किलोग्राम बल लगाने में कामयाब रहा। अंततः मैंने उसे फिर से कम समझा। अगर उसने बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो उसकी बाहें नहीं टूटती। ये सौदा पूरी तरह से घाटा था। मेरे मेरिडियन को चौड़ा करना वास्तव में मेरी विस्फोटक शक्ति को बढ़ा सकता है। अतीत में मैं अपनी वाइटल क्यूई और एसेंस को मिलाकर केवल 2.5 लाख किलोग्राम बल ही उत्पन्न कर सकता था। अब इसमें 1 लाख किलोग्राम बल की वृद्धि हुई है। फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट वास्तव में स्वर्ग रैंक बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन टेक्निक के रूप में अपने नाम पर खरी उतरती है। अर्जुन देव ने एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की। जब अर्जुन देव ने ललन यादव के टूटे हुए हाथ देखे तो उन्होंने 3000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाले और कहा, आपको चोट पहुंचाने के लिए क्षमा करें। इसे एक छोटा सा मुआवजा समझें। ललन यादव के पीले चेहरे से आखिरकार मुस्कान आ गई। उसने स्पिरिट स्टोन्स को अपने स्थानिक अंगूठी में घुमाया और कहा, धन्यवाद भाई, अलविदा। उसके बाद अर्जुन देव ललन यादव की हड्डियों को फिर से जोड़ने के लिए किसी को खोजने के लिए उड़ान भरी। अर्जुन देव ने आंगन के बाहर देखा और बुदबुदाया, परसों 17 तारीख होगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मेरे पास प्रशांत को हराने का 50% मौका होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे क्लियर स्प्रिंग इन की यात्रा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव के जाने से पहले उन्हें पहले कुछ सेटल करना था। उसे एक प्राचीन उजाड़ दर्रा प्राप्त करना था। अर्जुन देव को अब प्राचीन उजाड़ दर्रे का महत्व समझ में आ गया था। उसे न केवल शहर में करों का भुगतान करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, बल्कि दुकानों में व्यापार करने के लिए भी इसकी आवश्यकता थी। अब भी उसे इस खेती के आंगन में रहने के लिए बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उसके पास प्राचीन उजाड़ दर्रा नहीं था। अर्जुन देव को आखिरकार प्राचीन उजाड़ दर्रा न होने की असुविधा समझ में आ गई। एक नौकरानी को बुलाने के बाद अर्जुन देव ने शहर में स्वर्गीय संहार संघ का स्थान पूछा। फिर वो तुरंत खेती के आंगन से बाहर निकल गया। हेवनली स्प्रिंग सिटी की एक सराय में हरे वस्त्र पहने आदमी और सुमित वर्तमान में दूसरी मंजिल पर एक टेबल पर बातें कर रहे थे। ये बच्चा लगभग 1 महीने से खेती के आंगन में छिपा हुआ है। मुझे आश्चर्य है उसे और कब तक छिपना होगा। यदि पवित्र अग्नि मैनर के लोग उसे पहले ढूंढ लेते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने एक बड़ा कौर शराब पी ली, क्योंकि वो कुछ उदास होकर बोल रहा था। हरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति के सामने बैठे सुमित उदासीन दिखाई दिए। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, होली फायर मैनर तुरंत उसकी तलाश नहीं करेगा। वो संभवतः हमेशा के लिए खेती के आंगन में नहीं रह सकता। उस दिन अर्जुन देव से अलग होने के बाद दोनों ने तुरंत एक स्थानीय खुफिया कबीले की तलाश की। उन्होंने अर्जुन देव के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। उसके बाद उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने भयानक मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मेरी पानी की स्थिति 1 महीने में अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है, मैंने मीडियल ग्रेड अर्थ रैंक ऑटम वाटर आर्ट को 7वीं परत तक विकसित किया है। अगर मैं इस लड़के से फिर से मिलूंगा तो मैं 10 चालों में इससे निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। ये सुनकर सुमित थोड़ा चौंक गया। औसत दर्जे का ग्रेड पृथ्वी रैंक की खेती की तकनीक में आमतौर पर केवल 7 परतें होती हैं। यदि ऐसा होता तो दूसरे पक्ष ने सीमा तक औसत दर्जे का ग्रेड अर्थ रैंक की खेती की तकनीक विकसित की थी। इससे निपटना आसान नहीं है। हालांकि मैं श्रेष्ठ ग्रेड पृथ्वी रैंक की खेती की तकनीक की खेती करता हूं, लेकिन इसमें 9 परतें हैं। लेकिन मैंने इसे केवल 8वीं परत तक ही खेती की है।
मेरे और 9वीं परत के बीच अभी भी अंतर है। इसे देखते हुए मुझे खेती की तकनीक के मामले में ज्यादा फायदा नहीं है, मुझे केवल अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। सुमित को चुप देखकर हरे रंग का कपड़ा पहनने वाला किसान मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वो कैसे नहीं जानता था कि सुमित क्या सोच रहा है। हरे वस्त्र पहने कल्टीवेटर में मेज पर अपनी उंगली को कई बार थपथपाया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और सुमित की ओर देखा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको कोई अन्य विचार ना रखें, बस आज्ञाकारी रूप से इस बव्वा को मार डालो और खजाने को विभाजित कर लो। ये मत भूलो कि इस बव्वा के पास कई अच्छी चीजें हैं। सुमित शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, यह कैसे हो सकता है? आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। इस बव्वा से निपटना इतना आसान नहीं है। अगर उसके मन में कोई और विचार है तो हम दोनों उसके हाथों मर जाएंगे। हरे रंग के कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में कहा, यह अच्छा है कि आप जानते हैं। डोंग डोंग डोंग। ठीक इसी समय एक चंचल आंखों वाला पतला आदमी दूसरी मंजिल पर आया। उसने चारों ओर देखा और सुमित और कल्टीवेटर को हरे रंग में देखा। उसने लापरवाही से चलने का नाटक किया और एक नोट सौंप दिया। फिर वो धीरे धीरे जाने से पहले रेस्टोरेंट में 2 बार घूमता रहा। हरे रंग में कल्टीवेटर ने कहा, विंड सर्वेलेंस हॉल के लोग वास्तव में सतर्क हैं, यहां तक कि एक नौकर भी इतना सतर्क है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो स्वर्गीय स्प्रिंग सिटी में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। सुमित ने नोट खोला। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। नवीनतम खबर यह है कि ये बच्चा बाहर आ गया है। वो स्वर्गीय विनाश संघ की दिशा में दौड़ रहा है। हरे रंग के कल्टीवेटर की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और कहा, इस बव्वा को एक प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन करने जाना चाहिए था। इससे पहले मैंने फ्लोइंग विंड पवेलियन में सुना था कि एक श्वेत वस्त्र पहने युवक ने प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन नहीं किया और महान प्रतियोगिता में स्पिरिट स्टोन्स खो दिए। सुमित ने नोट को चूर कर पाउडर बनाने के लिए अपने सार का उपयोग किया। फिर वो बुदबुदाया, बाहर की तुलना में स्वर्गीय स्प्रिंग सिटी में एक प्राचीन उजाड़ दर्रे के लिए आवेदन करना अधिक परेशानी भरा है। उसे पहले एक मिशन पूरा करना होगा और उसे शहर से बाहर निकलना होगा। शहर में स्वर्गीय विनाश संघ की शाखा का स्थान खोजना बहुत आसान था। ये ठीक सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस के बगल में था। ये एक विशाल गोलाकार इमारत थी जो सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस की तुलना में बहुत ऊंची थी। दूर से इसे एक नज़र में देखा जा सकता था, लेकिन सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस नहीं कर सकता था। दोनों की तुलना करने पर यह स्पष्ट था कि किसकी स्थिति ऊंची थी। विशाल प्रवेश द्वार के अंदर लोगों की धाराएं थीं, लेकिन केवल लोग अंदर जा रहे थे और कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। हालांकि बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये बिल्कुल भी अराजक नहीं था। दूसरी मंजिल के ऊपर की हर मंजिल में 8 दरवाजे और खिड़कियां थीं। कभी कभी किसान उनसे उड़ जाते थे। ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्गीय विनाश संघ का निकास है। अर्जुन देव ने पहली मंजिल पर एक रिसेप्शनिस्ट को पाया और अपना उद्देश्य बताया। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उसे दूसरी मंजिल पर एक काउंटर पर ले गया। चूंकि आप पास के लिए आवेदन करने के लिए हेवनली स्प्रिंग सिटी आना चाहते हैं, तो हम नियमों का पालन करेंगे। आप वहां की दीवार पर किसी भी मिशन को चुन सकते हैं, काउंटर के पीछे बूढ़े ने उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। अर्जुन देव ने बूढ़े की उंगली की दिशा में देखा और 7 विभिन्न रंगों की दीवारें देखीं। प्रत्येक दीवार के सामने कई किसान इकट्ठे थे। बूढ़े ने जारी रखा, आप एक मार्शल किंग हैं। आपको सफेद दीवारों पर मिशन देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल पीछे की दीवारों से ही चुन सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की बातों से अर्जुन देव नियम समझ गए। यदि वो अंडरवर्ल्ड सिटी की तरह प्राचीन भूमि के सीमावर्ती शहर में था, तो उसे वहां पास के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपनी पहचान दर्ज करनी होगी। यदि कोई वहां पास के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे केवल अपनी पहचान दर्ज करने की आवश्यकता होती है। स्वर्गीय विनाश झील में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक स्थान के लिए अलग अलग नियम थे। हेवनली स्प्रिंग सिटी का नियम यह था कि किसी को स्वर्गीय विनाश संघ के लिए एक मिशन मुफ्त में पूरा करना था। बेशक मिशन का पद बहुत ऊंचा नहीं होगा। अर्जुन देव पछताए बिना नहीं रह सके। चूंकि वो पहले से ही यहाँ था, इसलिए वो चीज़ों को वैसे ही ले सकता था जैसे वे आए थे। अर्जुन देव को कोई नाराज़गी महसूस नहीं हुई। पहली सफ़ेद दीवार के सामने सबसे ज्यादा किसान थे। उनमें से अधिकांश की खेती कम थी। वे सभी मार्शल संत थे, वहां खड़े थे और देख रहे थे। अर्जुन देव दूसरी नीली दीवार पर पहुंचे। दीवार पर अधिकांश मिशनों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। शेष सभी कठिन और अलाभकारी मिशन थे। अर्जुन देव ने बहुत देर तक दीवार की ओर देखते रहे। फिर उसने एक मिशन स्लिप फाड़ दी जो दीवार पर फंस गई थी। मिशन की आवश्यकता ब्रह्मपूर्ण इन घास के 10 डंठल इकट्ठा करना था। इनाम 500 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स था। इल्यूजनरी इन घास जहर शैडोलेस पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य अवयवों में से एक थी। एक चोटी रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट चमकदार छाया तेंदुआ उस क्षेत्र की रक्षा करता था जहां यह बढ़ता था।
चमकदार छाया तेंदुआ बहुत मजबूत नहीं था, हालांकि ये खुद को छिपाने में अच्छा था। इसके अलावा ये आमतौर पर जोड़ों में चलता था और इससे निपटना आसान नहीं था। मिशन परेशानी भरा था और इनाम कम था। परिणाम स्वरूप मिशन स्लिप कुछ दिनों तक दीवार पर पड़ी रही। हालांकि अर्जुन देव पर कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना की मदद मिली। चमकदार छाया तेंदुए की सबसे परेशानी वाली छिपाने की तकनीक उसके लिए मुश्किल नहीं थी। वो चमकदार छाया तेंदुआ केवल एक चोटी रैंक 6 स्पिरिट पीस था। अर्जुन देव के लिए इससे निपटना मुश्किल नहीं था। काउंटर के पीछे के बूढ़े व्यक्ति को अर्जुन देव से मिशन स्लिप मिली। उसके चेहरे पर उदासीन भाव गर्म हो गए। वो मुस्कुराया और कहा, यह एक परेशानी भरा मिशन है, हालांकि आपने हमारी थोड़ी मदद की है। अपना नाम और खून की एक बूंद छोड़ दो, मिशन पूरा करने के बाद आपको पास दे दिया जाएगा। सब कुछ तय होने के बाद अर्जुन देव ने मिशन पर्ची ली और खिड़की से नीचे उतरे। मिशन पर्ची में इल्यूजनरी इन घास का पता था। ये शहर के पश्चिम में स्वर्गीय वसंत पर्वत श्रृंखला की इंटरनल घाटी में था। इससे अर्जुन देव को काफी परेशानी से बचाया गया। अर्जुन देव के शहर छोड़ने के बाद वो स्वर्गीय वसंत पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़े। मिशन काफी सरल था, इसलिए अर्जुन देव ने किसी भी योजना के बारे में नहीं सोचा। उसे बस वहां जाना था और उन्हें दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था। शहर की दीवार पर सुमित और हरे रंग के कल्टीवेटर अर्जुन देव को जाते हुए भावहीन भाव से देख रहे थे। हरे रंग के कल्टीवेटर ने कहा, विंड विस्परिंग हॉल की खबर के अनुसार इस साथी ने इल्यूजनरी इन घास के मिशन को स्वीकार कर लिया है। हमने पहले ही स्थान की पुष्टि कर ली है। हालांकि इस बट्टे की मानसिक ऊर्जा बहुत मजबूत होती है। मुझे डर है कि करीब आने से पहले मुझे खोज लिया जाएगा। पिछली बार जब हरे रंग के कल्टीवेटर ने अर्जुन देव का अनुसरण किया था, अर्जुन देव ने उन्हें पहले ही खोज लिया था। इस बार वो कुछ चिंतित था। सुमित ने औषधीय गोलियों की 2 बोतलें निकाली और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मैं पहले से ही तैयार होकर आया हूं। ये सेज टेल घास से रिफाइन किया गया एक औषधीय पाउडर है। यदि आप इसे अपने शरीर पर छिड़कते हैं तो एक नियमित मार्शल एम्परर भी इसे महसूस नहीं कर पाएगा। हरे रंग के कल्टीवेटर ने तुरंत एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, आप वास्तव में अपनी पूंजी के साथ भाग लेने के लिए तैयार हो गए हैं। इस औषधीय चूर्ण से ये बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर मैं चारा छोड़ने को तैयार नहीं हूं तो बड़ी मछली कैसे पकड़ूंगा? चलो, उसे बहुत पीछे न जाने दे। स्वर्गीय वसंत पर्वत श्रृंखला अकेली चोटियों से भरी पड़ी थी। हालांकि वे 2 किलोमीटर से अधिक लंबे नहीं थे। हालांकि ये पर्वत श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। अर्जुन देव ने भ्रमपूर्ण इन घास उगने वाली घाटी खोजने से पहले 4 घंटे बिताए। जब उन्होंने उसे अपनी आध्यात्मिक भावना से स्कैन किया तो उन्होंने तुरंत भ्रमपूर्ण इन घास की खोज कर ली। क्या आदमी है! वास्तव में 10 से अधिक चमकदार छाया तेंदुए हैं। ये एक छोटी जनजाति की बराबर है। नो इस बात का हैरान है कि कोई भी इस मिशन को स्वीकार करने के लिए नहीं आया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली और आश्चर्य से चिल्लाया। ऐसा लगता था कि यहाँ के सभी किसान बहुत चालाक थे। हालांकि भ्रमपूर्ण इन घास भी बहुत थीं। अर्जुन देव के पास 10 डंठल इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। भ्रमपूर्ण इन घास के आसपास हवा में अदृश्य आकृतियां घूम रही थीं। जमीन पर पैरों के निशान भी नहीं थे। कोई भी उन्हें अपनी सामान्य सेंसेस से नहीं पहचान सकता था। ये चमकदार छाया तेंदुआ था जिसने साधारण काश्तकारों को सिर दर्द दिया। 10 से अधिक चमकदार छाया तेंदुओं के एक साथ इकट्ठा होने पर आधे कदम वाले मार्शल एम्परर को भी उनसे निपटना मुश्किल हो जाता। अर्जुन देव को उन्हें अलग करने का कोई तरीका सोचना पड़ा। अर्जुन देव ने लापरवाही से जमीन पर मुक्का मारा और विभिन्न आकार की चट्टानें बाहर निकल आईं। अर्जुन देव ने एक नक्काशीदार चाकू निकाला और सावधानी से तराशने लगा। जल्द ही दर्जनों सजीव पत्थर के बाज दिखाई दिए। जीवन प्रदान मंत्र! अर्जुन देव ने हाथ की मुद्रा बनाकर चिल्लाया। जमीन की पत्थर की मूर्तियां तुरंत जीवंत हो उठीं। वे चमकदार छाया तेंदुओं के समूह पर टूट पड़ीं। शाह शाह! बहुत शोर हो रहा था। जब बाजू ने झपटा मारा तो पूरा समूह अस्त व्यस्त हो गया। 2 चमकदार छाया तेंदुए बहका दिए गए। जब तक चीलों ने तेंदुओं को चकनाचूर कर दिया तब तक वे घाटी से कई किलोमीटर दूर थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी लूनर शैडो कृपाण खींच ली। भूम भूम भूम! उन्होंने कहा। बिजली के चमकते ही जमीन पर जोरदार धमाके हुए। अदृश्य और अकेले होने के लाभ के बिना अर्जुन देव को इन चमकदार छाया तेंदुओं को मारने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। 45 मिनट के बाद 2 चमकदार छाया तेंदुओं के शव जमीन पर दिखाई दिए। अर्जुन देव ने उनके स्पिरिट कोर को खोदा और चमकदार छाया तेंदुओं को मारना जारी रखा। 4 घंटे के बाद घाटी में और कोई चमकदार छाया तेंदुए नहीं थे।
वे सभी अर्जुन देव की यूनिवर्स रिंग में स्पिरिट कोर में बदल गए थे। अर्जुन देव ने एक अवर रैंक स्पिरिट स्टोन निकाला और जल्दी से अपनी थकी हुई ऊर्जा रिचार्ज कर ली। फिर उसने भ्रमपूर्ण इन घास चुनना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन देव अपनी चाल चलने वाले थे, उनकी चेतना के समुद्र में नरसंहार सिंहासन थोड़ा कांप उठा। अर्जुन देव के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने लूनर शैडो कृपाण को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कई बार स्कैन किया। फाइनली उन्होंने एक विशाल पेड़ पर हरे रंग में छिपे हुए सुमित और कल्टीवेटर को पाया। उनसे ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मानसिक ऊर्जा का पता लगाने से बचने के लिए किसी तरह की दवा का इस्तेमाल किया था। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उनकी आध्यात्मिक भावना नियमित मानसिक ऊर्जा से अलग थी। ये उनकी आंखों की तरह थी। जब तक किसी के पास कोई विशेष गुप्त तिजोर नहीं होगा, कोई भी उनकी पहचान को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। सुमित ने अपने हाथ में चमकती सुनहरी रोशनी को दूर कर दिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये आदमी क्यूई को मारने के लिए बहुत संवेदनशील है। उसे हमें पहले ही खोज लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब जब हम उससे 1 किलोमीटर के भीतर हैं तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। हम उसे डटकर कुचल देंगे। उन दोनों ने अब खुद को छिपाया नहीं। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और पेड़ से छलांग लगा दी। तेजी से अर्जुन देव की ओर उड़ गए। 100, 100, 100। वे दोनों कई बार हवा में चमके। समय की 3 सांसों में उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हरे रंग के कल्टीवेटर ने अर्जुन देव की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। उस दिन मुझे ना मारने का पछतावा होना तय है। अर्जुन देव ने हरे रंग के शब्दों में कल्टीवेटर को नजरअंदाज कर दिया। उसने सुमित की ओर देखा जो उसके बगल में था। उस दिन सुमित ने जिस डार्ट का इस्तेमाल किया था, उसने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। अगर ब्लड फ्लेम शूज उसकी गति को नहीं बढ़ा सकते तो अर्जुन देव थोड़े समय में इसे चकमा नहीं दे पाते। हालांकि अपनी कृपाण के बल से उसे उस डार्ट को विक्षेपित करने में सक्षम होना चाहिए। सुमित ने उदासीनता से कहा, छोटे भाई, शिखर उच्च श्रेणी के रक्त दानव और गुप्त खजाने को सौंप दो और तुम जा सकते हो। तुम बहुत छोटे हो और ऐसी साधना करते हो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हें यह जानना होगा कि एक मृत प्रतिभा अब प्रतिभा नहीं है। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, एक मृत प्रतिभा वास्तव में अब एक प्रतिभा नहीं है। हालांकि आप ऐसा कहने के योग्य नहीं है। जिद्दी मूर्ख, विशाल वेल पाम। ये देखकर कि अर्जुन देव सहमत होने को तैयार नहीं था, हरे रंग के कल्टीवेटर ने तुरंत उस हत्या की चाल को अंजाम दे दिया जिसे वो गुप्त रूप से तैयार कर रहा था। हवा में पानी की रोशनी भर गई और जमीन पर लहरें उठीं। वे लहरों की तरह लग रहे थे, उठते और गिरते हुए। ये दूसरे पक्ष द्वारा अपने राज्य को अपनी मार्शल टेक्निक में शामिल करने का परिणाम था। एसेंस से बनी विशाल वेल की त्वचा पर रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। उसके नुकीले दांत ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। ये बहुत वास्तविक लग रहा था। अर्जुन देव की पलकें थोड़ी डूब गईं। हरे रंग में इस कल्टीवेटर का सार पिछले महीने की तुलना में बहुत मजबूत था। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो अर्जुन देव से मिल गया। पिछले 1 महीने में अर्जुन देव का सुधार उनकी तुलना में काफी अधिक था। इस लड़ाई का अंत त्रासदी में होना तय था। चंद्र छाया कृपाण की गड़गड़ाहट और कृपाण तकनीक की शुद्ध स्थिति निरंतर विलीन हो गई। सर्जिंग एसेंस अनियंत्रित रूप से फूट पड़ा। अपने मध्याह्न रेखाओं के विस्तार के साथ अर्जुन देव एक पल में जिस एसेंस को स्थानांतरित कर सकते थे वो 20% बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से उनकी कृपाण तकनीक की ताकत भी बढ़ गई। जब अर्जुन देव ने कृपाण घुमाई तो कृपाण को बिजली ने घेर लिया। पुच्ची पुच्ची। कृपाण से बिजली के अनेकों चाप निकले। प्रकाश के बैंगनी चाप हवा में फैल गए और गड़गड़ाहट की शक्ति फैल गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्थान बिजली की परत से ढका हुआ है। सुमित के हाथ में छिपे हुए हथियार ने बिजली के बैंगनी चाप छोड़े, जिससे जी ध्वनि निकली। उसकी उंगलियां वास्तव में बिजली से सुन्न महसूस हुईं। इस भूवा की गड़गड़ाहट की स्थिति कितनी मजबूत है। ऐसा क्यों लगता है कि यह पानी की स्थिति को पूरी तरह से दबाता है। सुमित ने आश्चर्य से सोचा जब उसने अपने एसेंस को प्रसारित किया और विद्युत चापों को समाप्त कर दिया। अर्जुन देव ने चिल्लाया और जमीन पर पटक दिया। उसका एसेंस उसकी ताकत के साथ विलीन हो गया। तुरंत 3,50,000 किलोग्राम बल तक पहुंच गया। बैंग बैंग बैंग। जमीन पर लहराती हुई लहरें तुरंत शांत हो गईं। पूरी पहाड़ी लगातार हिलती रही। हरे वस्त्र वाले कल्टीवेटर की जल स्थिति अर्जुन देव के स्टंप के बल से कुचल दी गई। तोड़ो। अर्जुन देव किनारे की ओर बढ़े और अपनी कृपाण को एसेंस से बनी विशाल वेल के दाहिनी ओर घोंप दिया। फिर वो ऊपर कूदा और कृपाण ने विशाल वेल के शरीर में बिजली का एक लंबा चाप छोड़ दिया।
बिजली लगातार चटक और टिमटिमा रही थी। हर बार जब ये टिमटिमाती थी तो विशाल वेल की चमक बहुत कम हो जाती थी। जब अर्जुन देव ने कृपाण निकाली तो अर्जुन देव की आंखें चमक गईं। विशाल वेल एक कर्कश आवाज के साथ फट गई। अर्जुन देव के एसेंस क्यूई ने विशाल वेल द्वारा गठित शॉक वेव को हिलाया और तितर-बितर कर दिया। यह अत्यंत दमनकारी था। दूसरी ओर नीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर को शॉक वेव से पीछे उड़ा दिया गया। सुमित भी पीछे की ओर उड़ गया। मारो! अर्जुन देव की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुके। एक बढ़ती आभा के साथ असीम बिजली चमक उठी और बिजली उसके शरीर को घेरे हुए थी। वो गड़गड़ाहट के देवता की तरह था जब वो आगे बढ़ रहा था। नीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर बहुत चौंक गया। उसे अर्जुन देव से ये उम्मीद नहीं थी, जिन्हें 1 महीने पहले अपनी विशाल वेल पाम को अपंग करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। अब जबकि विशाल वेल पाम मजबूत हो गया था तो अर्जुन देव को और भी आराम महसूस हुआ। उसे संहार की स्थिति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। हरे वस्त्र वाला कल्टीवेटर मजबूती से खड़ा था और अर्जुन देव की बढ़ती आभा को देख रहा था। पीछे हटने की हिम्मत ना करते हुए उसने अपनी आभा को सीमा तक बढ़ा दिया। नीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर चिल्लाया और आगे बढ़ा। फिर उसने बिजली की गति से 6 पाम स्ट्राइक किए। प्रत्येक पाम स्ट्राइक के साथ एसेंस से बनी विशाल वेल कहीं से भी अप्रकट हुई। अर्जुन देव ने लगातार 6 पाम स्ट्राइक किए। 6 एसेंस वेल ने अपने सिर और पूंछ को जोड़ा, जिससे एक लंबी लाइन बन गई जब वे अर्जुन देव पर चार्ज कर रहे थे। आत्मा 5 जहर को बुझाती है। सुमित, जो कुछ समय से पीछे हट रहा था, अंत में अपनी चाल चली। उसकी आकृति हवा में 5 बार चमकी और मंद बहुरंगी रोशनी के साथ टिमटिमाते 5 डार्ट 5 अलग-अलग कोणों से अर्जुन देव पर उड़ गए। मंद बहुरंगी रोशनियां सभी अलग-अलग थीं, अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रही थीं। जाहिर है वे सभी जहरीली थीं। जिन कोणों पर उन्होंने गोली चलाई वे भी बहुत मुश्किल थे और उनकी गति भी भिन्न थी। 5 डार्ट एक के बाद एक जुड़े, यहां तक कि अर्जुन देव एक को चकमा देते तो वे दूसरे को चकमा नहीं दे पाते। कोणों और गति की गणना उनकी सीमा तक की गई थी। उन्हें चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। तुरंत अर्जुन देव के सामने विशाल आभा के साथ 6 विशाल एसेंस वेल थे। अगर वो सावधान नहीं था तो विस्फोटों की एक श्रृंखला हो सकती थी। 6 एसेंस वेल के विस्फोट की ताकत की कल्पना करना आसान था। फिर 5 और डार्ट थे जिन्हें अर्जुन देव चकमा नहीं दे सके। वो केवल उन्हें सीधे प्राप्त कर सकता था। उसके पीछे हटने का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। उसके पास पीछे हटने के लिए कहीं नहीं था। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे क्योंकि उन्होंने जल्दी से सोचा था। एक पल में उसके दिमाग में हजारों परिदृश्य दिखाई दिए। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। डिंग डैंग, डिंग डैंग। अर्जुन देव ने अज्योर क्लाउड सोरिंग ड्रैगन आर्ट को अंजाम दिया। उसकी आकृति चारों ओर घूमती हुई एक विशाल बिजली के तूफान में बदल गई। 5 डार्ट्स को तुरंत खदेड़ दिया गया। ची ची। जब डार्ट्स पेड़ों से होकर गुजरे तो एक काली क्यू फैल गई। उन पेड़ों ने तुरंत जीवन के सभी लक्षण खो दिए और मुरझा गए। जब नीले वस्त्र पहने किसान ने स्थिति देखी तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यदि अर्जुन देव डार्ट्स को चकमा देते तो वो वेल की इस श्रृंखला को चकमा नहीं दे पाते। यहां तक कि एक आधे कदम वाला मार्शल सम्राट भी एक साथ विस्फोट करने वाली वेल की ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुमित का चेहरा थोड़ा डूब गया, लेकिन वो लापरवाह नहीं हुआ। उसके दाहिने हाथ में एक सुनहरा डांट प्रकट हुआ। फिर वो जमीन से धक्का देकर एक पेड़ की चोटी पर गिर गया। हड़ताल करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। 5 डार्ट्स को वापस खटेड़ने के बाद एसेंस से बनी विशाल वेल पहले से ही अर्जुन देव से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। बढ़ती आभा ने संयुक्त रूप से सांस लेना मुश्किल कर दिया। क्रूर आभा के कारण अर्जुन देव के बाल बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। काचा। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को म्यान किया और उसे जमीन में घोंप दिया। अर्जुन देव के शरीर पर बाघ और अजगर की सुनहरी छवि दिखाई दी। वे एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित रहे और अनंतहीन रूप से दहाड़ते रहे। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपनी ओर उड़ती हुई विशाल वेल को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक विस्फोट होने लगे, जिससे जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। धूल और चट्टानें हवा में उड़ गईं। हालांकि नीले वस्त्र पहने किसान ने जिस दृश्य की कल्पना की थी, वो 6 वेल एक साथ विस्फोट कर रही थीं, वो नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब अर्जुन देव ने एसेंस वेल को नष्ट किया था तो वो सार के प्रभाव को झेलने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता था। अर्जुन देव ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो जल्दी से एसेंस वेल को नष्ट करता गया। वो 6 बार मुक्के मारता हुआ आगे बढ़ता गया। वेल्स का अराजक नृत्य। जब नीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर ने अर्जुन देव को बिना किसी चोट के धूल के बादल से निकलते देखा तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो अपने हत्या की चाल को अंजाम देने वाला था।
ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम शूज में ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम ईगल चमक उठा और अर्जुन देव की गति 20% बढ़कर मैक 4 तक पहुंच गई। जैसे ही नीले वस्त्र पहने किसान आगे बढ़ा, अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने किसान के दाहिने सिर पर लात मारी। बैंग! वेल्स का आधे अधूरे नृत्य तुरंत टूट गया। नीले वस्त्र पहने किसान ने एक कप खून की उल्टी की क्योंकि लात ने उसे हवा में उड़ा दिया। मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की ताकत का उपयोग करते हुए अर्जुन देव की लात की गति और ताकत एक मार्शल किंग के शिखर पर पहुंच गई। एक आधे कदम वाला मार्शल सम्राट ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो इसे रोक सकता है। जब नीले वस्त्र पहने किसान जमीन पर उतरा तो वो अब सांस नहीं ले रहा था। अर्जुन देव की लात के बल से उसका आधा सिर चकनाचूर हो गया था। मस्तिष्क एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। चूंकि उसका आधा हिस्सा बिखर गया था, स्वाभाविक रूप से नीले वस्त्र पहने किसान मर चुका था। लाल रंग की एक झुरमुट तुरंत अर्जुन देव के माथे में घुस गई। नीले वस्त्र पहने किसान की प्रतिभा औसत थी। उनके पास एक चरम खेती तकनीक विकसित करने का अच्छा अवसर नहीं था। ये जितना लंबा खिंचता गया, उनके और अर्जुन देव के बीच का अंतर उतना ही बढ़ता गया। शुरुआत से ही अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने साधक को खतरा नहीं माना था। अब जब उसने नीले वस्त्र पहने साधक को लात मारकर मार डाला था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शू! खतरे की तीव्र घैंतना आई। अर्जुन देव के पीछे कहीं से भी एक चमकदार सुनहरा सूर्य प्रकट हुआ। चमकदार रोशनी इतनी तेज थी कि किसी ने उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। सुमित ने आखिरकार अपना गोल्डन फ्लैश निकाल लिया था, जो मैक 4 तक पहुंच सकता था। उन्होंने अर्जुन देव को अपने पैर पर गुप्त खजाने का उपयोग करते देखा था। अर्जुन देव एक थोड़े समय में दूसरी बार इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने निर्णायक कदम उठाने में संकोच नहीं किया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल में घूम गए। वो लूनर शैडो कृपाण के पास उतरे और दोनों हाथों से इसकी मुट्ठी पकड़ ली। फिर उन्होंने इसे खींचा। अर्जुन देव की कार्यवाहियों की श्रृंखला बहते पानी की तरह थी। कोई रुकावट नहीं थी। ये अत्यंत सहज और स्वाभाविक था। एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमक उठी। कृपाण एक बैंगनी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जो गोल्डन फ्लैश से भी ज्यादा चमकदार थी। काका! प्रकाश बुझ गया और एक मधुर ध्वनि हुई। गोल्डन डार्ट 2 भागों में विभाजित हो गया और जमीन पर गिर गया। सुमित के चेहरे पर शौक की एक लहर दौड़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इस शिखर निम्न श्रेणी के आक्रामक खजाने को एक कृपाण स्ट्राइक से आधा कर देंगे। ध्वनि की गति से 4 गुना तेज हमले के तहत एक व्यक्ति को एक ही स्लैश से आधे में विभाजित करने के लिए कितनी विस्फोटक शक्ति लगेगी। सुमित के दिल में डर महसूस हुआ। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नीला वस्त्र पहने किसान जीवित रहा या मर गया। वो मुड़ा और भागा। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। सुमित की बाईं छाती पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। खून लगातार बह रहा था। घाव पर एक बैंगनी लौ जल रही थी, जिससे सार उसे ठीक नहीं हो सका। घबराहट में सुमित ने घाव को नजरअंदाज किया और भागता रहा। तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? अर्जुन देव ने ठंड से सूंघा और उसकी हथेली में 1 मीटर लंबी उड़ने वाली तलवार दिखाई दी। वो बाहर कूद गया और सुमित की छाती पर बास्केटबॉल के आकार का घाव दिखाई दिया। फिर वो धीरे धीरे गिर गया। अर्जुन देव ने दोनों के हाथों से स्थानिक अंगूठियां हटा दीं। वो उन्हें देखने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, इसलिए उसने लापरवाही से उन्हें यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया। फिर उसने अपना अधूरा व्यवसाय शुरू किया। भ्रमपूर्ण यिन घास उठाई। शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट क्लियर स्प्रिंग इन महीने की 17वीं तारीख को जल्दी बंद हो गया था। प्रवेश द्वार पर अस्थायी रूप से बंद कहने वाला एक चिन्ह लगाया गया था। अब व्यक्तिहीन काले कपड़े पहने काश्तकारों की 2 पंक्तियां प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं। कभी कभी युवा आगे बढ़ते थे और प्रवेश करने से पहले अपना निमंत्रण सौंपते थे। सड़क के किनारे दोनों तरफ भीड़ खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि माहौल के आधार पर यह साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिस व्यक्ति ने अभी अभी प्रवेश किया है वो ग्रेट जिया नेशन के 1000 स्वॉर्ड पवेलियन की शर्मिला प्रतीत होती है। ये लड़की 1000 स्वॉर्ड पवेलियन की एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसने 16 साल की उम्र में तलवार के इरादे को समझ लिया था। अब वो ग्रेट जिया राष्ट्र की युवा पीढ़ी की एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो 5 नेशन यूथ कॉम्पिटिशन के टॉप 20 के हॉट फेवरेट्स में से एक हैं। ग्रेट चू नेशन के हेवनली स्वॉर्ड गेट के डेविड फर्नांडिस और जितेंद्र शर्मा भी यहाँ हैं। वे पिछले देवलोक रैंकिंग के शीर्ष 100 में थे। ग्रेट टैंग नेशन के बीस्ट टेमिंग अबोर्ड के लोग भी यहाँ हैं। वो साथ ही बीस्ट टेमिंग अबोर्ड के संप्रदाय गुरु का दूसरा शिष्य प्रतीत होता है। वो बहुत मजबूत है और ग्रेट टैंग नेशन के टॉप विशेषज्ञों में से एक है। ऐसा लगता है कि ये होली फायर मैनर का यंग मैनर लॉर्ड अमित है। वो दक्षिणी द्वीपों की युवा पीढ़ी में चौथे स्थान पर है। अप्रत्याशित रूप से वो यहाँ भी हैं। क्या चल रहा है? वो इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है? भीड़ ने देखा कि युवाओं ने अपने निमंत्रण सौंपे और प्रवेश किया। जितना वो बात करते गए उतना उन्हें लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है।
क्लियर स्प्रिंग इन में प्रवेश करने वाले सभी लोग विभिन्न देशों की युवा प्रतिभाएं थीं। ग्रेट जिन राष्ट्र के अलावा अन्य 4 राष्ट्रों के कई प्रतिभाएं थीं। क्या ये प्राचीन उजाड़ टावर के उद्घाटन से संबंधित हो सकता है? प्राचीन उजाड़ टावर हर 3 साल में एक बार खुलता है। ऐसा लगता है कि इसके खुलने का समय आ गया है। अचानक भीड़ में से किसी ने कुछ सोचा और उत्साह से कहा, ये सही है, यही होना चाहिए, नहीं तो इतने युवा यहाँ क्यों आते? हालांकि इस बार आमंत्रित लोगों की संख्या पिछले वाले की तुलना में कम से कम 3 गुना हो सकती है। प्रतिभाओं का युग पहले ही अंकुरित हो चुका है। 10 वर्षों के बाद वे सभी प्रतिभाएं बड़ी हो गई हैं। हेवनली डिस्ट्रक्शन पहले निश्चित रूप से और लोगों को आमंत्रित करेगा। मुझे नहीं पता कि इस बार की परीक्षा क्या होगी, क्या कुछ और स्लॉट होंगे? बाकी सभी सहमत हो गए। वे निश्चित थे कि क्लियर स्प्रिंग इन के मामले का प्राचीन उजाड़ टावर से कुछ लेना देना है। क्लियर स्प्रिंग इन के पीछे एक विशाल पिछवाड़े के बीच में एक विशाल एरेना खड़ा था। वो कई 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। एरेना के चारों ओर कुछ मेज और कुर्सियां थीं। भूम भूम भूम। अथाह ताकत और लंबी आभा वाले 2 युवा तलवारबाज वर्तमान में एरेना में चालों का आदान प्रदान कर रहे थे। हथियारों के टकराने के साथ साथ हिंसक ऊर्जा ने ऊर्जा के झटकों की तरंगों को उभारा, जो सभी दिशाओं में बह गई। जैसे ही शॉकवेव एरेना से बाहर निकलने वाली थीं, एक अमूर्त बाधा ने उन्हें रोक दिया। एरेना के चारों ओर तरंगे दिखाई दीं। ये पता चला कि एरेना को रक्षा करने वाला एक मजबूत अवरोध था। इसने काश्तकारों को आसपास की इमारतों को नष्ट करने वाली मजबूत ऊर्जा के बारे में चिंता किए बिना लड़ने की अनुमति दी। थंडर विंड स्वॉर्ड फ्लैश, 9 यांग तलवार, भूम। वे दोनों चिल्लाए और अपनी आभा को शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी हत्या की चाल को अंजाम दिया। बढ़ती तलवार क्यूची एक दूसरे से टकराई, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। तलवार क्यूची एरेना में हर जगह उड़ान भरी, साथ ही असीमित तलवार की छवियां भी। उन दोनों ने धीरे धीरे रुकने से पहले मजबूत तलवार नृत्य के बीच दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। वे दोनों दृढ़ता से खड़े रहे। चालों की एक श्रृंखला के बाद वे समान रूप से मेल खाते थे। इसके अलावा उनके लिए अब कोई कदम उठाने का समय नहीं आया था। सोहन ठाकुर, 3 साल हो गए हैं। आपकी तलवार अभी भी पहले की तरह तेज है। हालांकि मैंने अपनी ताकत का केवल 70% ही उपयोग किया। अगली देवलोक रैंकिंग में आपके लिए ये उतना आसान नहीं होगा। पूरे वस्त्र पहने किसान ने पहले अपनी तलवार म्यान की, बहुत आत्मविश्वास से भरा दिखाई दिया। सोहन ठाकुर नामक तलवारबाज मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मांगेरम, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो जिसने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया। मैंने केवल 50% का भी उपयोग किया। ठीक इसी समय डेविड फर्नांडिस ने आंगन के बाहर से जितेंद्र शर्मा को अंदर ले गए। जैसे ही अर्जुन देव ने आंगन में प्रवेश किया, अखाड़े में मौजूद 2 लोगों ने तुरंत देखा और डेविड फर्नांडिस पर अपनी निगाहें केंद्रित कर दी। दूसरे पक्ष की तलवार के इरादे को भांपते हुए उसकी आंखों में एक सतर्क नजर दिखाई दी। उसकी आंखों की गहराई में एक धधकती हुई लड़ाई की भावना थी। अर्जुन देव के शरीर से तलवार का इरादा बिना किसी डर के दबा दिया गया। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों ने डेविड फर्नांडिस पर दबाव बनाने के लिए एक साथ काम किया। डेविड फर्नांडिस ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके शरीर में तलवार का इरादा आकाश में उड़ गया। हवा में तलवार की हल्की गड़गड़ाहट लग रही थी। यहां तक कि 2 के खिलाफ 1 लड़ते समय भी डेविड फर्नांडिस नुकसान में नहीं थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी तलवार का इरादा बढ़ गया, जिससे सोहन ठाकुर और मांगेराम को दबा दिया गया। अप्रत्याशित रूप से हमें एक साथ काम करने के बाद भी डेविड फर्नांडिस को दबा नहीं सकते। डेविड फर्नांडिस, ऐसा लगता है कि आपने गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया है। आंगन के बाहर से एक हार्दिक हंसी आई। एक सुंदर आकृति और चेहरे पर एक चंचल मुस्कान वाला एक युवक धीरे धीरे आंगन में कदम रखा। जब जितेंद्र शर्मा ने इस शख्स को देखा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। ये 20 टेमिंग एबोर्ड का पेई शाओ चुआन था, जो पिछली हेवन मार्शल रैंकिंग के शीर्ष 100 रैंकरों में से एक था। जितेंद्र शर्मा को इसी शख्स ने एलिमिनेट कर दिया था। वो 3 चालों को भी नहीं रोक सका और उसे खेदजनक स्थिति में छोड़ना पड़ा। जितेंद्र शर्मा को इस व्यक्ति के लिए गहरा डर महसूस हुआ। पंकज सिंह ने जितेंद्र शर्मा को भी देखा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, आप इतने बड़े आयोजन में कचरा क्यों लाए? डेविड फर्नांडिस, क्या आप अपने स्वर्गीय तलवार द्वार को शर्मिंदा करने से नहीं डरते? ये सुनकर जितेंद्र शर्मा भड़क गए। अगर उन्हें दूसरे पक्ष की ताकत का डर नहीं होता तो वो मौके पर ही भड़क जाते। डेविड फर्नांडिस ने अपनी तलवार का इरादा वापस ले लिया और पंकज सिंह की ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, यहां तक कि आपका पहला वरिष्ठ भाई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। पंकज सिंह, क्या आप उस तलवार के हमले के बारे में भूल गए? पंकज सिंह का चेहरा डूब गया। जब उसने अपनी छाती पर तलवार के प्रहार के बारे में सोचा तो उसने और कुछ नहीं कहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाए, मैं निश्चित रूप से उस तलवार के हमले का बदला तब से लूंगा। अखाड़े में 2 लोग कुछ निराश होकर नीचे चले गए। इन दोनों को पिछली हेवन मार्शल रैंकिंग में डेविड फर्नांडिस से हार का सामना करना पड़ा था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनके और डेविड फर्नांडिस के बीच की खाई और भी बढ़ गई थी। हमें इस बार प्राचीन उजाड़ टावर में एक जगह के लिए लड़ना होगा, अन्यथा अगर वो पहले आता है तो हमारे पास उसे आगे निकलने का मौका नहीं होगा।
उन दोनों ने मन ही मन सोचा, केवल प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करके ही वे सुनिश्चित कर सकते थे कि उनकी ताकत तेजी से बढ़ सकती है या एक आकस्मिक मुठभेड़ हो सकती है। तभी वे डेविड फर्नांडिस को पीछे छोड़ सकते थे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, आंगन में लोगों की संख्या बढ़ती गई। कई लोग आंगन में टेबल और कुर्सियों पर इकट्ठा हो गए। आंगन में सैकड़ों लोगों को ऐसे लोग मिले जिनसे वे परिचित थे। वे एक साथ इकट्ठा हुए और फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद 4 बूढ़े लोग आंगन में चले गए। समूह के नेता ने आंगन में लोगों पर अपनी नजर डाली। सारी बातचीत बंद हो गई। उसने अपने शरीर से एक निराकार आभा उत्सर्जित की। अप्रत्याशित रूप से ये बूढ़ा आदमी एक वास्तविक मार्शल सम्राट था। उसके बगल में 3 लोग भी साधारण नहीं थे। वे सभी आधे कदम के मार्शल सम्राट थे। वे सभी विशेषज्ञ थे। ओल्ड ली, ऐसा लगता है कि अभी तक सभी लोग यहाँ नहीं हैं। असंख्य बहीत महल के प्रशांत और शालिनी मेघ अभी तक यहाँ नहीं है। बगल में से लोगों में से एक ने चारों ओर देखने के बाद समूह के नेता से सम्मानपूर्वक कहा। ओल्ड ली आंगन के बीच में एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने उदासीनता से कहा, तो चलिए थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर प्रशांत नहीं आते हैं तो ऊपर वाले लोग गपशप करेंगे। आंगन में जीनियस उत्साहित होने लगे। ये 4 लोग स्वर्गीय विनाश संघ के ऊपरी सोपान थे। वे प्राचीन उजाड़ टावर के परीक्षण के प्रभारी भी थे। इस बैच के लिए स्पॉट कैसे तय किए जाएंगे, ये अभी भी एक रहस्य था। हर कोई प्रत्याशा से भर गया। क्लियर स्प्रिंग इन के बाहर प्रशांत और शालिनी मेघ कभी कभी इधर उधर देखते थे, जैसे कि वे किसी की तलाश कर रहे हों। शालिनी मेघ ने अपनी निगाहें हटा ली और कुछ निराशा के साथ कहा, जिमो, ऐसा लगता है कि आपने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया था वो नहीं आएगा। प्रशांत ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये पहली बार है जब हम मिले हैं। वे शायद सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं। चलो, दूसरों को बहुत देर तक इंतजार करवाना अच्छा नहीं है। स्वर्गीय झरने पर्वत श्रृंखला की एक अत्यंत वीरान चोटी पर अर्जुन देव घावों से लथपथ था। वे एक पेड़ से बुरी तरह लटक रहा था। उसने हाथ में एक भ्रमाओपोजिट इन घास पकड़ी हुई थी। उसकी छाती पर अवर ग्रेड की इनर बनेट पहले से ही फटी फुटी हो चुकी थी। इसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी थी। उसकी छाती पर एक भयानक घाव था। घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डियां देखी जा सकती थीं। ये सोचा जा सकता है कि अगर ये इनर आर्मर की रक्षा के लिए नहीं होता तो ये घाव सीधे उसे आधे में विभाजित कर देता। अर्जुन देव ने इल्यूजनरी इन घास को अपने यूनिवर्स रिंग में रखा और थके हुए भाव से कहा, वे शाइनिंग शैडो पैंथर किंग अब हमारा पीछा नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले अर्जुन देव ने 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स के साथ काम करना खत्म कर लिया था और घाटी में सभी इल्यूजनरी इन घास को हटाने की तैयारी कर रहा था। कौन जानता था अर्जुन देव द्वारा 10 इल्यूजनरी इन घास को चुनने और आराम करने के बाद उन पर हमला हो जाएगा। वे एक शाइनिंग शैडो पैंथर किंग था। ये लंबे समय तक जीवित रहा था और कई इल्यूजनरी इन घास खा चुका था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव इसका आध्यात्मिक अनुमान नहीं लगा सकते थे। जब अर्जुन देव पहले इल्यूजनरी इन घास को चुनने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें लगा कि हत्या की बात सुमित या अर्जुन देव की नहीं थी, बल्कि इस शाइनिंग शैडो पैंथर किंग की थी। दरअसल अर्जुन देव को इसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लेना चाहिए था। सुमित की खेती को देखते हुए उसकी हत्या की क्यों 1 किलोमीटर की दूरी से इतनी घनी कैसे हो सकती है। अर्जुन देव केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते थे। अंत में एक चमकदार शैडो पैंथर किंग अचानक प्रकट हुआ। अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से इसका पता नहीं लगा सके, इसलिए त्रासदी हुई। चकाचौंध करने वाले शैडो पैंथर किंग के पहले हमले ने अर्जुन देव के आंतरिक बनियान को फाड़ दिया और उनके सीने पर एक बड़ा घाव छोड़ दिया। अर्जुन देव की युद्ध क्षमता में गिरावट आई। इसके अलावा वो चमकदार शैडो पैंथर किंग की स्थिति या आकृति का पता नहीं लगा सका। कैच आउट होने पर अर्जुन देव को चोटें आईं। यदि उसके शरीर को स्वर्ग रैंक की गई खेती तकनीक द्वारा संयमित नहीं किया जा रहा होता तो चमकदार छाया पैंथर किंग ने उसे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। अर्जुन देव ने अपनी क्लोनिंग तकनीक और अपने सभी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। एक दिल तक भागने के बाद वो आखिरकार खतरे से बचने में कामयाब रहा। अर्जुन देव ने लापरवाही से अपनी छाती पर आंतरिक बनियान फेंक दी और उसके घावों पर पट्टी बांध दी। फिर उसने अपने मुंह में एक औषधीय गोली रखी और अपनी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। इस पाठ के बाद अर्जुन देव ने भविष्य में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि अगर उसकी आध्यात्मिक भावना ने पुष्टि की कि वो एक सुरक्षित जगह पर था तो वो अपने गार्ड को कम नहीं कर सकता था। ये दुनिया बहुत बड़ी थी। ये कहना मुश्किल है कि क्या कोई ऐसे किसान थे जिनके पास ऐसे उपकरण थे जो आध्यात्मिक भावना से बच सकते थे। यदि अर्जुन देव को एक किसान द्वारा एक कोने में मजबूर किया जाता है तो वो आसानी से बच नहीं पाएगा। आधे घंटे के बाद अर्जुन देव की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। फिर उसने अपने चांदी के युद्धपोत को बुलाया और तेजी से स्वर्गीय स्प्रिंग सिटी की ओर उड़ान भरी। जब अर्जुन देव ने अपने ऊपर धधकते सूरज को देखा तो उन्हें कुछ चिंता हुई। आज 17 तारीख थी और दोपहर हो चुकी थी। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वो क्लियर स्प्रिंग इन में जगह बना सकते हैं या नहीं। अगर वो इस मौके से चूक गए तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। ये एक आकस्मिक मुठभेड़ थी जिसमें अधिकांश प्रतिभाएं भाग ले सकती थीं। अगर अर्जुन देव चूक गए तो वो काफी दूर तक पिछड़ जाते। पहले से ही खेती में अंतर था, इसे पकड़ना और भी मुश्किल होगा।
इसके अलावा हरे रंग में कल्टीवेटर के अनुसार प्राचीन उजाड़ टावर एक ऐसी जगह थी जहां थंडर किंग की पीढ़ी की प्रतिभाओं को भी जाना पड़ता था। अर्जुन देव इसे मिस नहीं करना चाहते थे। अर्जुन देव में 1 घंटे तक पूरी गति से यात्रा की, इससे पहले कि वो अंततः स्वर्गीय स्प्रिंग सिटी पहुंचे। फिर वो यात्रा के लिए पहना हुआ लग रहा था, क्लियर स्प्रिंग इन के लिए दौड़ा। सराय पहले की जैसी ही दिखती थी, व्यापार फल फूल रहा था। लोगों के खाने पीने और बातें करने की आवाज़ें उस जगह को भर देती थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है। अर्जुन देव को शक हुआ। उसने एक वेटर को रोका और लापरवाही से एक औसत दर्जे का स्पिरिट स्टोन उसकी ओर फेंक दिया। उन्होंने पूछा, क्या सराय में शर्मिला नाम की कोई लड़की या प्रशांत नाम का कोई आदमी है? वेटर ने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको प्राचीन उजाड़ टावर के उम्मीदवारों के बारे में पूछने के लिए यहाँ होना चाहिए। हालांकि आपको बहुत देर हो चुकी है। स्वर्गीय विनाश संघ पहले ही इन लोगों को लॉन्गयांग द्वीप पर ला चुका है। अर्जुन देव को कुछ निराशा हुई। उन्होंने तुरंत पूछा, उस मामले में क्या शर्मिला और प्रशांत अभी भी आसपास है? स्वाभाविक रूप से वे एक साथ चले गए। वेटर ने आगे कहा, हालांकि आपने जिस प्रशांत का जिक्र किया है वो सुबह काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। उन्होंने स्वर्गीय विनाश संघ को उनके चयन में 2 घंटे की देरी करने के लिए मजबूर किया। इस वजह से उन्होंने कई युवा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को नाराज किया। अर्जुन देव क्लियर स्प्रिंग इन से बाहर चले गए और अपने ऊपर आकाश की ओर देखा। वो कुछ हद तक निराश दिखाई दिया। प्रशांत पहले ही वो सब कुछ कर चुका था जो वो कर सकता था। दुर्भाग्य से उसे अभी भी भाग्य की कमी थी। वो प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश नहीं करने के लिए तय था। अर्जुन देव ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि प्राचीन उजाड़ टावर मेरा स्वागत नहीं करता है। ये सिर्फ एक प्राचीन उजाड़ पास था। अप्रत्याशित रूप से एक चमकदार शैडो पैंथर किंग प्रकट हुआ। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और स्वर्गीय संहार संघ शाखा की ओर चल दिए। चूंकि उनके पास अब मौका नहीं था, इसलिए उन्हें निराश नहीं रहना चाहिए था। प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश न कर पाने का मतलब ये नहीं था कि वो खेती के चरम तक नहीं पहुंच सकता था। चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मानसिक स्थिति को गिरने नहीं दे सकता था। स्वर्गीय संहार संघ शाखा में लोगों की संख्या कल अर्जुन देव के आने की तुलना में बहुत कम थी। ये कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। दूसरी मंजिल पर काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े ने जब अर्जुन देव को देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने अर्जुन देव से इल्यूजन यिन ग्रास प्राप्त की और मुस्कुराते हुए कहा, बव्वा, आप एक चमकदार शैडो पैंथर किंग से बचने में कामयाब रहे। आपकी ताकत वास्तव में असाधारण है। अर्जुन देव के भाव बदल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, आप पहले से जानते थे कि एक चमकदार शैडो पैंथर किंग है। आपने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? क्या आप जानते हैं कि आप लगभग मेरी मौत का कारण बने? बूढ़े ने कंधे उचकाए और मासूमियत से मुस्कुराया। युवक, इतना गुस्सा मत हो। क्या तुमने मेरी अनुमति मांगी? अर्जुन देव को बहुत उदास महसूस हुआ। ये जीवन और मौत का मामला था। भले ही उसने नहीं पूछा तो भी उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। बूढ़ा स्पष्ट रूप से बेशर्मी से काम कर रहा था। चूंकि वो उसका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अब अर्जुन देव उससे परेशान नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा, बकवास करना बंद करो, मुझे प्राचीन उजाड़ पास दो। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने जोर से हंसा। उन्होंने एक सफेद पदक निकाला और अर्जुन देव को सौंप दिया। उन्होंने कहा, ये वो पदक है जो मैंने अभी बनाया है। ये सब रैंक 1 हैं। हालांकि आपके मिशन के लिए कोई इनाम नहीं है, ये पहले ही दर्ज है। अर्जुन देव ने पदक प्राप्त किया और इसे देखा। सफेद पदक के सामने स्वर्गीय विनाश संघ शब्द लिखे गए थे। अर्जुन देव का नाम पीठ पर उकेरा गया था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति द्वारा अर्जुन देव को प्राचीन उजाड़ दर्रा सौंपने के बाद उन्होंने एक उत्कीर्ण कार्ड निकाला और कहा, ये उत्कीर्ण कार्ड आपके लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार है। आखिरकार ये इल्यूजनरी यिन ग्रास मिशन काफी सिरदर्द था। आपने एक बड़ी समस्या को हल करने में मेरी मदद की। ये क्या है? अर्जुन देव ने बूढ़े की ओर देखा और संदेह से पूछा। बूढ़े ने उत्कीर्ण कार्ड रखा और धीरे से मेज पर दस्तक दी। वो मुस्कुराया और कहा, ये क्या है? ये वही है जो आप अब चाहते हैं। अर्जुन देव खुद को हंसने के अलावा नहीं रोक सके। उसने बूढ़े आदमी को दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराया। दिलचस्प? क्या आप जानते हैं कि मुझे अब क्या चाहिए? बूढ़े ने लापरवाही से कहा, प्राचीन उजाड़ टावर। अर्जुन देव के भाव बदले बिना नहीं रह सके। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि बूढ़े को कैसे पता था। उसने उत्कीर्ण कार्ड की ओर इशारा किया और कहा, ये चीज मुझे प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है? बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने आपको केवल दूसरों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया है। क्या आप जानते हैं कि आपको स्वर्गीय विनाश संघ से निमंत्रण क्यों नहीं मिला? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी खेती बहुत कम है। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, आप ग्रेट किन नेशन में काफी प्रसिद्ध हैं। स्वर्गीय विनाश संघ के ऊपरी सोपानक ने आपको बहुत पहले देखा था। हालांकि उस समय आपकी खेती बहुत कम थी। अब भी आप केवल एक अवर ग्रेड मार्शल किंग हैं। निमंत्रण के लिए न्यूनतम आवश्यकता मीडियल ग्रेड मार्शल किंग होना है।
आपको निमंत्रण देना या नहीं, स्वर्गीय विनाश संघ 2 गुटों में विभाजित हो गया। उन्होंने लंबे समय तक बहस की। आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं उस गुट में हूं जो आपका समर्थन करता है। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे निमंत्रण के साथ इतनी सारी तरकीबें होंगी। तो आपने मुझे इल्यूजनरी येन ग्रास के मिशन के बारे में नहीं बताया, क्या ये मेरे लिए एक परीक्षा है? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। वास्तव में इस प्राचीन उजाड़ दर्रे को प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक साधारण मिशन पूरा करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में आप क्या चुनते हैं, मैं आपको इल्यूजनरी येन ग्रास के मिशन के बारे में बताऊंगा। आपने मुझे निराश नहीं किया। आप चमकदार शैडो पैंथर किंग के हाथों से बचने में सक्षम थे। आप निश्चित रूप से काफी मजबूत हैं। अभी अर्जुन देव को लग रहा था कि उन्होंने कुछ हासिल किया और फिर उसे खो दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि प्राचीन उजाड़ टावर उससे बहुत दूर था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जो प्रशांत से भी अधिक विश्वसनीय था। अर्जुन देव ने उत्कीर्ण कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि बूढ़े ने इसे सौंपने में जल्दबाजी नहीं की। वो मुस्कुराया और कहा, इस बार आपको चेतावनी नहीं देने के लिए मुझे दोष मत देना। इस उत्कीर्ण कार्ड को लेने से आपको केवल एक अवसर मिलेगा। यह आपको प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। आपके सामने जो परीक्षा आएगी वास्तव में आपकी जान ले सकती है। अर्जुन देव ने उत्कीर्ण कार्ड लेने में संकोच नहीं किया। उसने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मुझे विवरण बताओ। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव को इस चयन के नियमों को पूरी तरह से विस्तार से बताने से पहले थोड़ी देर तक बुदबुदाया। 4 राष्ट्रों और प्राचीन उजाड़ भूमि से बहुत अधिक प्रतिभाएं थीं। भले ही 24 वर्ष से कम उम्र में मीडियल ग्रेड मार्शल किंग होने की न्यूनतम आवश्यकता थी, फिर भी 1000 से अधिक लोग थे। ये पिछले चयनों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक था। इसलिए चयन एक दौर से 2 में बदल गया। 4 देशों के शिखर प्रतिभाओं को 4 समूहों में विभाजित करके स्वर्गीय विनाश झील के 4 मुख्य द्वीपों पर लाया गया। पहला परीक्षण मुख्य द्वीप के कुश्ती शहर के ए रैंक मैचों में 60 जीत हासिल करना था। हर किसी के पास 100 मैच जीतने का मौका होगा। बूढ़े ने उदासीनता से कहा, रैंक ए कुश्ती रिंगे रैंक एस कुश्ती रिंगों से दूसरे नंबर पर हैं। आधे कदम वाले मार्शल मॉन्क और उससे ऊपर के अलावा किसी भी खेती क्षेत्र के कृषक और मानवीय जानवर दिखाई देंगे। इसके अलावा ये 60 जीतें 6 दिनों के भीतर पूरी करनी होंगी। इसे 3 दिनों के भीतर पूरा करने का मतलब था कि एक दिन में कम से कम 10 मैच लड़ने होंगे। इसके अलावा इन 10 मैचों में प्रतिद्वंदियों की खेती किसी की तुलना में बहुत कमज़ोर नहीं होगी। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे टेस्ट के पहले दौर में आधे लोगों को खत्म करना होगा। उदासीन व्यक्ति जारी रहा। पहली टेस्ट पास करने के बाद बचे हुए किसान डेजलेट सिटी में इकट्ठा होंगे। इसके बाद वे अंकों के लिए मैदान में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 20 सबसे मजबूत प्रतिभागी प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। 4 राष्ट्रों के 1000 प्रतिभाओं में से केवल 20 को चुना जाएगा। संभावनाएं छोटी थीं। ये कल्पना करना आसान था कि प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र होगी। अर्जुन देव को संदेह हुआ क्योंकि उन्होंने पूछा, क्यों ना महान जिन राष्ट्र की प्रतिभाओं को प्राचीन उजाड़ टावर में आमंत्रित किया जाए। इस बार जो लोग आए थे वे सभी 4 राष्ट्रों के कृषक और स्वर्गीय विनाश झील के स्थानीय कबीले थे। इनमें से कोई भी महान जिन राष्ट्र की प्रतिभा नहीं थी। अर्जुन देव को लंबे समय से संदेह था। बूढ़ा लंबे समय तक मुस्कुराया और समझाया। तभी अर्जुन देव को धीरे धीरे समझ में आया। महान जिन राष्ट्र के अलावा अन्य 4 राष्ट्रों में बहुत कम स्पिरिट वेन्स थीं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व महान जिन राष्ट्र के अलावा दुनिया थी। इसलिए प्रत्येक 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में डेवलक रैंकिंग के शीर्ष 100 में से अधिकांश महान जिन राष्ट्र के थे। वे जितने ऊपर गए अन्य 4 राष्ट्रों से उतने ही कम लोग थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शीर्ष 10 प्रतियोगियों को लगभग हर बार जिन राष्ट्र के योद्धाओं द्वारा लिया गया था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।